वैसे एक्स्ट्रा में ही है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एक तो लाइन है जो इसमें इम्पोर्टेंट होगी। देखो एक है बेटा नवीनीकरण ईंधन उत्पादन को बढ़ाना, एथेनॉल ब्यूटेनॉल व अन्य ईंधनों के प्रबंधन के लिए परिष्कृत अथवा इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीव ईंधन उत्पादन में प्रयुक्त एंजाइम का निर्माण करने के लिए यहाँ पर। और ये इम्पोर्टेंट है बेटा जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन। माइक कोई कन्वर्ट प्रति साड़ी मुंह मरा देंगे मैं यही अरे यार मतलब तेरे को अलग से देना पड़ेगा, कह रहा हूँ चुप हो रहा हूँ तो शांत नहीं रह सकते तुम लोग। ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ मेरे को। देखो जैव उपचार बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन में प्रदूषकों को समाप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों के उपापचय का उपयोग करने को जैव उपचार कहा जाता है। प्रदूषकों को समाप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों के उपापचय का उपयोग करने को जैव उपचार और इंग्लिश में बायो रिमेडिएशन कहता है। ये आपको मैंने पहले बताया कि था, जैसे ये जो तेल का रिसाव हो जाता है ना समुद्र के अंदर, ठीक है, तो ऊपर बनवाना वही एग्जाम्पल है। ये स्वस्थाने और बाह्य स्थाने दो प्रकार का होता है, या आप इकोनॉमी में भी पढ़ते होंगे शायद, इन सीटू और एक्स सीटू। देखो स्वस्थाने जैव उपचार में संदूषित पदार्थों का उत्पत्ति स्थल पर उपचार कर दिया जाता है, मतलब कि जहाँ पर पोल्यूशन हुआ है उसी साइट पर उसको रिमेडिएट करेंगे। और एक क्या हो रहा है, जैव उपचार में इस स्थल से दूर उपचार करने के लिए संदूषित पदार्थों को हटाया जाना शामिल है, ठीक है, वो होता है बाह्य स्थाने। आपको केवल इसमें ये ध्यान रखना है सूडोमोनास फुटिडा, या फिर बेटा इसको सुपर बग भी कहते हैं, ठीक है, सूडोमोनास फुटिडा को सुपर बग भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है A.M. चक्रवर्ती, ये साइंटिस्ट है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, इन्होंने ये सुपर बग बनाया था। सुपर बग ये कोई इंसेक्ट वगैरह मत समझना, ये एक बैक्टीरिया है बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो इसका उपयोग तेल के बिखराव को साफ करने के लिए किया जाता है। ये आपको बताया था ना मैंने पहले, ठीक है, जो मतलब इसमें ऑयल स्पिल हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए इसको काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज और बायोएथिक्स, जैव नीति शास्त्र। यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है जो मतलब कि हाईलाइट करेंगे, उन्हीं लाइन को आप अंडरलाइन करना और वही बेटा काम की चीज होगी इसमें। जैसे एक बेटा यहाँ पर GEAC, इसका पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जैसे अगर ये पूछा जाए कि GM अनुसंधानों की वैधता एवं जन सेवाओं में GMGO का प्रवेश कराए जाने की सुरक्षा के संदर्भ में जो निर्णय लेता है वो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी लेती है। अच्छा देखो पहले तो ये जैव नीति शास्त्र बायोएथिक्स किसे कहते हैं। बायोएथिक्स क्या है कि एक बार समझ लो इसको, जैसे मान लो कि हमने कोई रिसर्च की बायोटेक्नोलॉजी से, आपने कोई क्लोन बना दिए है ना, या फिर आपने कोई ऐसा बढ़िया बैक्टीरिया डिजाइन किया या कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया आपने, ठीक है। अब वो जो आपने रिसर्च की है आप उसको प्रकृति में इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो, है ना, आप नेचर में उसको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हो, तो अब प्रकृति में उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना भाई। आपने जैसे मान लो कि कोई जैसे ये बैक्टीरिया सुपर बग बनाया, ठीक है, और सुपर बग इसलिए बनाया कि जैसे ये बाहर से जो ये तेल के जो आते हैं ना, क्रूड ऑयल के जो जहाज वगैरह आते हैं उनमें लीकेज हो गया कहीं पर, है ना, और वो फिर समुद्र में कई किलोमीटर सतह के ऊपर वो तेल की परत जमा होने की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो पा रही है। अब उसको क्लियर कैसे करेंगे, तो आपने सुपर बग बनाया। अब सुपर बग को जब आप नेचर में इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, पता लगे कि इसके फायदे जितने हैं उतने इसके नुकसान भी है, ठीक है।
भाई मतलब हो गया कि जैसे किसी ने डायनासोर ही बना दिया वापस से, ठीक है, और उसको डायनासोर को इंट्रोड्यूस करा दिया नेचर में, और वो फिर लोगों को मार रहा है, ठीक है, तो ये कोई एथिकल चीज नहीं है। इसको बायो एथिक्स कहते हैं कि, और जो ऐसे रिसर्च होते हैं ना उनके रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ये कमेटी लेती है भारत के अंदर, GEAC, कि आपने कोई रिसर्च की है उसको इंट्रोड्यूस कराना है या नहीं कराना है, उसके जो कंसर्न में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो GEAC लेती है। देखो इसको स्टार्टिंग से पढ़ता है बेटा पैराग्राफ को। देखो नीति शास्त्र के मानकों का वह समुच्चय शामिल होता है जिसके द्वारा कोई समुदाय अपने व्यवहार का नियमन करता है और ये निर्णय लेता है कि कौन सा क्रियाकलाप विधि सम्मत है और कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा लीगल है कौन सा लीगल नहीं है। इस कारण से जैव नीति शास्त्र को मानकों के ऐसे समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है जिसका उपयोग जैविकी के विश्व से संबंधित हमारे क्रियाकलापों का नियमन करने के लिए किया जा सकता है। मानव जाति द्वारा जीवों में हेरफेर बिना नियमन के अब और जारी नहीं रखी जा सकती। कुछ नैतिक मानक आवश्यक हैं जो उन मानवीय क्रियाकलापों की नैतिकता मूल्यांकन करेंगे कि जीवों की सहायता कर सकते हैं अथवा उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब वही सारी चीजें कि उसको कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो इसको हाईलाइट कर लेना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बेटा जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख जैव नीति शास्त्रीय चिंताएं, इसको रहने दो आप लोग। एक ये पार्ट देखो, इसमें छोटी अवधि में अधिक संख्या में मारने वाले जैव शास्त्र का उत्पादन जैव नीति शास्त्र का एक उदाहरण है। 2000 में एंथ्रेक्स स्केयर एक केस था। ये पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंथ्रेक्स स्केयर केस में ये बायोवार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए बायोवार, है ना, जैव युद्ध, जैसे जैव युद्ध में जो हथियार शामिल किए जाते हैं उनको बायो वेपन कहता है। जैसे अभी अब ऐसा मान रहे हैं, पूरा क्लियर हुआ नहीं है कि शायद चाइना ने कोरोना वायरस एक बायो वेपन की तरह काम में लिया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा ही एक प्रश्न आपके पैकेज में दे रहा था जिसमें बैसिलस एंथ्रेक्स ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया का जाएगा जिसको बायोवार की तरह काम में लिया गया था। फिर है बेटा इसके बाद में पेटेंट। देखो पेटेंट क्या होता है, जैसे ये अपना आकाश का पैकेज है और इस पैकेज में फर्स्ट पेज के बाद में, है ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है ऑल राइट रिजर्व, ठीक है। और फिर नीचे इसमें देखो ये जो लिखा हुआ है सबसे नीचे आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड सी, है ना, मतलब सर्किट के अंदर ये कॉपीराइट है। तो ये ऑल राइट रिजर्व है कि मान लो कि आपने ये कोई एक इन्वेंशन किया, ये मार्कर पेन है और इस पेन की हमने पहले बार ऐसे रिसर्च की, ठीक है। अब जो प्रयोगकर्ता क्या चाह रहा है कि भाई इस मार्कर पेन को कोई दूसरा आदमी इसको ना तो बनाएगा और ना इसको बेच सकता है, ठीक है। तो अब उसके जो सारे अधिकार है वो उसके पास में होंगे जिसने इसकी रिसर्च की है, समझ रहे हो। या फिर दूसरा आदमी अगर इसको बनाना चाहता है या फिर इसकी मार्केटिंग करना चाहता है तो उसको पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उस कंपनी से जिसने इसको रिसर्च की है। तो अब वो आदमी क्या करेगा, जो खोज करता है ना, जिसने रिसर्च की इसकी, तो वो इसके मतलब कि एकस्व अधिकार जिसका होता है ना कि खुद का राइट हो गया उसके ऊपर कि दूसरा इसको ना बेच सकता है ना इसको बना सकता है, तो वो इसके ऊपर पेटेंट करवा लेंगे, ठीक है। तो पेटेंट एक तो इंटरनेशनल पेटेंट भी होता है, नेशनल पेटेंट भी होता है। अब जैसे कोई मतलब कोई प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनली मार्केटेड होता है तो आपने उसके ऊपर एकस्व अधिकार कर लिया कि मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको ना कोई अदर कंपनी उसको बना सकती है ना बेच सकती है, ठीक है। अब जैसे ये नहीं आता एडिडास के शूज वगैरह आते हैं, इनकी फर्स्ट कॉपी भी आती है ना, लेकिन डी की जगह बी कर देते हैं, दिखता वैसे ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है ऐसे मतलब उसको पेटेंट कहते हैं, एकस्व अधिकार को कहता है पेटेंट। अगर ऐसा पेटेंट हम किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के ऊपर करना चाहते हैं, जैसे आपने वैक्सीन बनाई, ठीक है, अब वैक्सीन के ऊपर आप पेटेंट बनाना चाहते हो तो उसको आप बायो पेटेंट कह दोगे,
ठीक है, तो पेटेंट ऐसा नहीं है कि अपन केवल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में करेंगे। अब जैसे मान लो कि ये कोई मतलब कि फोन है ना, कोई मोबाइल है, अब जिस कंपनी ने इसमें ऐसे फीचर दिए हैं, ऐसा बनाया है, ठीक है, तो वो ये कहीं में ऐसा डिजाइन और मतलब कोई दूसरी कंपनी काम में नहीं ले सकती है, तो उसने इसके ऊपर रिजर्व कर लिया है ना, एकस्व अधिकार हो गया, उसको अपन पेटेंट कहेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरा आदमी ऐसा करता भी है या फिर मान लो ऐसा ही प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है, तो उसको उस कंपनी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये होता है बेटा पेटेंट। और अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको बायो पेटेंट बोल देते हैं। समझ गए? अब दूसरा आदमी नहीं बना सकता ना बेच सकता है। अगर दूसरा आदमी बनाएगा या बेचेगा तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो बिना परमिशन के ऐसा काम करता है तो उसको अपन कहते हैं बायो पायरेसी। उसको पायरेसी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बायो पायरेसी। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कर रहे हैं तो उसको बायो पायरेसी कह देता है। बस बायो टर्म को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में हो रहा है। जैसे आपने कोई वैक्सीन बनाई, ठीक है, अब आपकी वैक्सीन का एज इट इज सेम फॉर्मूला किसी ने चुरा लिया और दूसरी कंपनी की वैक्सीन बना दी, तुमने पेटेंट करा लिया। अब वो कंपनी को ना तो उसने आप लोगों से परमिशन ली है ना, और बिना किसी परमिशन के उसने प्रोडक्ट भी बनाए और फिर बाद में वो मार्केट में बेच भी रहा है। अब आप उस पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उसके ऊपर केस कर सकते हैं, लीगली कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर कंपनसेट करना पड़ेगा, जितने मतलब कि उसका जो भी उसको नुकसान हुआ उस कंपनी को उतना उसको भरना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो उसको फिर बायो पायरेसी या फिर पायरेसी मतलब चोरी हो गई एक प्रकार की, तो ये कह सकते हैं। बस आपको ये टर्मिनोलॉजी समझनी थी कि पेटेंट क्या होता है और बायो पायरेसी क्या होती है। बताओ समझे नहीं समझे? ठीक है, जैसे बासमती चावल, हल्दी, नीम, है ना, ये तीन ऐसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है जो अमेरिका की कई कंपनियों ने इसके ऊपर पेटेंट करवा दिया था। जैसे हल्दी है, अब हल्दी का जो जिक्र है वो मतलब भारत के पुराने के शास्त्रों के अंदर और आयुर्वेद के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे कहीं पर कुछ घाव हो जाता है तो उसका हल्दी का पेस्ट बना करके उस घाव के ऊपर लगा देते हैं तो वाउंड हीलिंग हो जाती है, घाव भर जाता है। ठीक है, नीम का प्रयोग भी देखो कई मतलब कि प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है ना, मतलब कि जैसे जो होता है ना कि एक मतलब जैसे ये मतलब जो जर्म्स वगैरह को नष्ट करने के लिए, ठीक है, दातुन करने के लिए, तो ये सब काम में होते थे। लेकिन उन कंपनियों ने इनका पेटेंट करा लिया। अब उस पेटेंट का नुकसान ये हुआ कि अगर आप जैसे घर पर हल्दी भी होती है ना तो उसको आप घाव के ऊपर उसको लगा भी नहीं सकते पेस्ट पर। ठीक है, ये उसका नुकसान था। बाद में फिर जब मतलब यहाँ के भारत में कई लोगों को पता लगा ये सब चीजें, तो उसका फिर बाद में अपोज किया और जो पेटेंट था उसको बाद में हटाया गया। तो अब पेटेंट क्या होता है, बायो पायरेसी क्या होता है, वो समझने में ही आपको? यस सर। अब देखो बेटा, पेटेंट किसी राज्य या आविष्कार को अथवा उनके समनुदेशितियों को किसी आविष्कार के सार्वजनिक प्रकटन के बदले में सीमित समय अवधि के लिए अनन्य अधिकार देता है। ठीक है, मतलब एकस्व अधिकार समझना शॉर्ट में, एज इट इज लैंग्वेज याद हो, उसको छोड़ो बेटा, ये केवल सरफेसली देखनी है चीजें। पेटेंट में देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पेटेंट में नवीनता, अप्रत्यक्षता और उपयोगिता के 3 मापदंडों पर खरा उतरने की अपेक्षा किया जाता है। अब इनमें नवीनता का अर्थ है कि आविष्कार नया होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने पुराना आविष्कार है और आप उसको अपना बता करके मतलब प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी पूर्व कला या वर्तमान ज्ञान का अंश नहीं हो सकता है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपने आविष्कार किया है वो उसके बारे में पहले से कोई जिक्र हो या फिर प्रेजेंट टाइम में किसी का जिक्र हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्षता का अर्थ है कि वह प्रलेखित भी नहीं हो सकता है किंतु अन्यथा रूप से सुविदित हो सकता है। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि कहीं पर लिखा हुआ नहीं हो लेकिन लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे हल्दी वाला केस मैंने बताया है ना, अब ऐसी चीजें भाई लिखी भी नहीं है कि भारत में है ना आयुर्वेद के अंदर है ऐसी चीजें की, लेकिन कोई पेटेंट वगैरह तो नहीं था ना अपना, सभी लोग उसको काम में लो, तो ये भी हो सकता है। तो प्रकट किए गए तथ्य अथवा उत्पादों को मानव के लिए विशिष्ट रूप से उपयोगी होना चाहिए। तो पेटेंट में देखो किसको दिया जाता है, पेटेंट किसी आविष्कार के लिए
किसी पूर्व आविष्कार में सुधार के लिए, जैसे आपने कोई नई रिसर्च की है या फिर पहले से कोई रिसर्च थी उसमें आपने उसमें सुधार किया है, ठीक है। किसी उत्पाद का निर्माण करने का प्रक्रम है ना, कोई प्रोडक्ट अपन कैसे बनाते हैं उसकी प्रोसेस आपने बताई है, और किसी अवधारणा या रचना को दिया जाता है। प्रारंभ में औद्योगिक आविष्कार आदि के लिए पेटेंट दिए जाते थे, किंतु वर्तमान में जैविक पदार्थ एवं उनसे व्युत्पन्न उत्पादों के लिए पेटेंट दिए जा रहे हैं। इन्हें बायो पेटेंट कहा जाता है। अब समझ गए बेटा बायो पेटेंट क्या है? है ना, देखो आई ना बात की, पहले जो इंडस्ट्रियल जो रिसर्च होती थी उसी के लिए दिए जाते थे, लेकिन अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी मिल रहा है, उसी को अपन बायो पेटेंट कहते हैं। फिर आगे देखो, प्रमुख रूप से औद्योगिकृत देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जापान, यूरोपीय संघ के सदस्य देश बायो पेटेंट प्रदान कर रहे हैं। बौद्धिक संपदा का अर्थ मस्तिष्क के उन बहुसंख्य विभिन्न प्रकार के सर्जनों से है जिनके लिए अनन्य अधिकारों के समुच्चय को मान्यता दी गई है। इस शब्द में कानून के संगत क्षेत्र भी शामिल है। बौद्धिक संपदा कानून के अंतर्गत स्वामियों को विविध नाशवान परिसंपत्तियों जैसे कि संगीत, साहित्य, कला, रचना, खोज, आविष्कार। देखो मैं आपको बताऊं ये बौद्धिक संपदा क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मतलब आप ये देखो कि ये आकाश का लोगो है ना, ये आकाश का लोगो है, और ये जो इसके मतलब ये लिखा जाता है ना, ये मतलब यहाँ पे नीचे ये लिखा हुआ आकाश, और फिर ये मेडिकल IIT JEE फाउंडेशन, ये इनका कलर, इनका फॉन्ट साइज है ना, इनका जो डिजाइन इस तरह का, तो ये भी कोई दूसरा काम में नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि वो अपने कोई अलग नाम बनाओ, लेकिन इस नाम पर इस तरह का आप नहीं बना सकते दूसरा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो कोई सिंबल भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है ना। और ये चीज ज्यादा है नहीं डीप में, ये मैं कह रहा हूँ सरफेसली निकालो इनको। बौद्धिक संपदा के सामान्य प्रकार में जैसे कॉपीराइट, अभी बताया ना, C लिख करके सर्किल में पैक कर देते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, औद्योगिक रूपरेखा अधिकार, कुछ अधिकार क्षेत्रों में व्यापार के रक्षा, ट्रेड सीक्रेट शामिल होता है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, बौद्धिक संपदा कहते हैं उनको, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें इस बात को लेकर जनसाधारण में रोष बढ़ रहा है कि कुछ कंपनियों को ऐसे आनुवांशिक पदार्थ, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का प्रयोग करने वाले उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट दिए जा रहे हैं, जिन्हें किसी क्षेत्र या देश विशेष के किसानों, स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय पहले पहचान कर विकसित किया जा चुका है और प्रयोग में लाया जा रहा है। धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। एशिया के कृषि इतिहास में इसकी उपस्थिति हजारों वर्षों से है। एक आकलन के अनुसार केवल भारत में धान की 2 लाख किस्में हैं। भारत में धान की विविधता विश्व में सर्वाधिक समृद्ध विविधताओं में से एक है, और बासमती चावल को उसकी अनूठी सुगंध व स्वाद के लिए जाना जाता है। और भारत में बासमती की 27 प्रलेखित किस्में उगाई जाती है, और प्राचीन ग्रंथ, लोक कथा, कविता में बासमती का उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसे सदियों से उगाया जा रहा है। ये डेटा याद करना है, कितनी किस्में भारत में 2 लाख किस्में धान की उगाई जाती है, जिनमें से जो 27 मतलब की जो रिकॉर्डेड ऐसे वैरायटी है, ये बासमती राइस के लिए है, ठीक है। भारत में पेटेंट और बायोपायरेसी से संबंधित विवाद। सबसे पहले है बासमती चावल। इसमें भी आपको सरफेसली पढ़ना है केवल। देखो, सितंबर 1991 में टेक्सास की एक कंपनी है बेटा, राइस टेक ने बासमती चावल की वंशावली एवं खाद्यान्न पर पेटेंट हासिल किया था, ठीक है। ये कंपनी का नाम है राइस टेक कंपनी, जिन्होंने बासमती चावल के ऊपर क्या बना लिया था, पेटेंट करवा लिया था। तो पेटेंट ने बासमती व बासमती सदृश चावल पर प्रजनन हेतु इन चावलों के चयन के तरीके पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। लिंचेस्टाइन के प्रिंस हैंस एडम के स्वामित्व वाले राइस टेक पर अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन एवं बायोपायरेसी का आरोप है। इसने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कुछ समय के लिए कूटनीतिक संकट भी उत्पन्न कर दिया था। भारत ने इस मामले को ट्रिप्स का पूरा नाम है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पक्ष के उल्लंघन में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की धमकी दी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट कार्यालय के समीक्षात्मक निर्णय एवं स्वेच्छा दोनों के चलते राइस टेक के पेटेंट के अधिकांश दावे खारिज कर दिए गए। अब इसमें पढ़ने लायक चीज कुछ ही नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि भारत में पेटेंट और बायोपायरेसी से संबंधित विवाद, मतलब कि ऐसे कौन सी किस्में हैं जो बायोपायरेसी से संबंधित विवाद के अंतर्गत आती है। तो आपको नाम याद करने केवल, बस बासमती चावल, बस इतना सा याद करना है, ठीक है। फिर आगे देखो, हल्दी दूसरा एग्जाम्पल है, टर्मेरिक। मई 1995 में संयुक्त राज्य पेटेंट कार्यालय ने मिसिसिपी विश्वविद्यालय के चिकित्सा केंद्र को घाव भरने में हल्दी का उपयोग पर पेटेंट प्रदान किया था, ठीक है। अब देखो, हल्दी के पेटेंट के निहितार्थ पर विचार करें। यदि अमेरिका में कोई भारतीय, अब ये पेटेंट के बारे में बता रहा है, अगर ये पेटेंट सक्सेसफुल हो जाता तो नुकसान क्या होता। यदि अमेरिका में कोई भारतीय अपने बच्चे की किसी खरोच पर हल्दी चूर्ण छिड़कता है, जैसा कि उसके पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, तो वस्तुतः वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट कानून का उल्लंघन कर रहा होगा और उस पर अभियोग चलाया जा सकेगा। मतलब आप है ना ऐसे यूज भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ बाद में, पेटेंट को तुरंत डॉक्टर R.L. माशेलकर द्वारा चुनौती दी गई। वे बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे के विषय में भारत को जागरूक करने के लिए काफी कार्य कर चुके हैं और 4 माह तक चली प्रस्तुतियों के बाद ये सिद्ध कर दिया कि घाव भरने वाले कारक के रूप में हल्दी का उपयोग भारत में सदियों से ज्ञात है और पेटेंट को वापस ले लिया गया था, ठीक है। फिर आगे देखो, नीम का भी ऐसा ही है। 1996 में वंदना सिंह ने यूरोपीय पेटेंट कार्यालय म्यूनिख द्वारा WR ग्रेस एंड कंपनी की फर्म को नीम के तेल के कवकनाशी उपयोग के लिए पेटेंट को चुनौती दी। हालांकि पेटेंट एक निष्कर्षण तकनीक के लिए दिया गया है। भारतीय प्रेस ने इसका वर्णन ऐसे किया कि पेटेंट नीम पर दिया गया है। इसका परिणाम व्यापक सार्वजनिक मतलब हो हल्ले के रूप में मिला, जिसकी गूंज पूरे विकासशील विश्व में सुनने को मिली। वंदना सिंह और अजय फाड़के, इन्होंने भारत में नीम पर शोध किया और ने भारतीय ग्रंथों को दर्शाते हुए स्पष्ट किया कि ग्रेस एंड कंपनी द्वारा प्रकट किए गए नीम के जादुई गुणों में नवीनता का एक घटक अनुपस्थित है और भारतीयों को इसका ज्ञान बहुत लंबे समय से है। इसके बाद भारत सरकार ने कानूनी कार्रवाई की और 2005 में पेटेंट को अस्वीकृत कर दिया गया था। ये होती है बौद्धिक संपदा, ठीक है। जैसे मान लो कि अब तो शायद आपको देखो इन एग्जाम्पल से पता लग गया होगा कि जैसे मान लो कि जैसे नीम है ना, अब जैसे मान लो किसी को इन्फेक्शन हो जाता है ना, आजकल तो डिटोल वगैरह ये सब आ गए। पहले पता है डिटोल कैसे बनाते थे कि मतलब जो पानी गर्म करता है ना नहाने के लिए, उसमें नीम की जो पत्तियाँ वगैरह उसमें डाल दी जाती थी, ठीक है, और फिर उसको पानी को उबालते थे और उस पानी से नहाते थे। वो डिटोल से बढ़िया काम करता था। दातुन करने के लिए जो मतलब ब्रश करने के लिए इसी की टैनिंग को काम में लेते थे, ठीक है। और इसकी जो मतलब ये नई जो पत्तियां होती, कच्ची पत्तियां होती, ठीक है, उसको चबाया जाता है तो वो भी कई प्रकार के जैसे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। तो ये ऐसा नहीं भाई हम मतलब कि भारत में तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों का ज्ञान था, लेकिन वो ये कि भाई विश्व कल्याण के लिए सभी लोग काम में लोग, ये बौद्धिक संपदा है कि भाई ये सभी के इसके ऊपर अधिकार सभी का ही है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नहीं है और ऐसी चीज़ों पर पेटेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी है ये जो डेफिनेशन में बता रहा हूँ यहाँ पर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों व अन्य संगठनों द्वारा संबंधित देश व उनके लोगों से उचित प्राधिकार लिए बिना एवं उन्हें क्षतिपूर्ति भुगतान किए बिना ही उनके जैव संसाधनों का उपयोग किए जाने को बायोपायरेसी कहा जाता है। अभी बताया ना मैंने कि आपने पेटेंट करा लिया, अब दूसरा है ना जो आपके प्रोडक्ट को काम में ले रहा है, वो भी मतलब बिना किसी परमिशन के हमें कोई मतलब कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान पूर्ति भी नहीं कर रहा है, तो उसको आप बायोपायरेसी कह सकते हैं। अधिकांश औद्योगिकृत राष्ट्र आर्थिक रूप से तो धनी है, किंतु जैव विविधता एवं पारंपरिक ज्ञान के मामले में निर्धन है। सही बात है ना, मतलब डेवलपमेंट तो काफी है लेकिन वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। और फिर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका भी अभाव है। जैसे आपके शायद इसमें इकोलॉजी में एक बात कही गई है NCERT के अंदर ही कि या तो आप डेवलपमेंट कर लो
या कंजर्वेशन कर लो, है ना। बायोडाइवर्सिटी में कही गई है शायद ये बात कि अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर पाओगे, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये इन फ्लक्चुएशन है कि आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आज दिन जयपुर कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पे, है ना, या फिर मान लो कि जंगल वगैरह कभी हुआ करते थे, तो आज वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ठीक है, और डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, तो ये जो सारे डेवलपमेंट के साधन वहाँ पर बन रहे हैं। तो और डेवलपमेंट होगा तो आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे रखोगे, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व रखोगे कि भाई हम जंगलों को खराब नहीं करने देंगे, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो विकास या फिर संरक्षण, ठीक है। तो ये देखो, इसके विपरीत विकासशील एवं अविकसित विश्व जैव विविधता जैव संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के मामले में धनी है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो दूसरे कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो निर्धन देश है, उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज भी काफ़ी है, और उनके पास में ये जो मतलब बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो भी काफ़ी है। पारंपरिक संसाधनों में वे सभी जीव शामिल है जिनका उपयोग व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। जैव संसाधनों में संबंधित पारंपरिक ज्ञान वह ज्ञान है जो जैव संसाधनों के उपयोग जैसे कि जड़ी बूटियों, औषधियों आदि के उपयोग के संबंध में विभिन्न समुदाय द्वारा इतिहास के लंबे काल क्रमों के दौरान विकसित किया जाता है। ये भी रह लो आप, जो मतलब एक ये देख लेना, पश्चिमी अफ्रीका का इम्पोर्टेंट है, पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्राजियाना, ब्राजील नामक एक प्रोटीन उत्पन्न करता है जो चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त कम कैलोरी वाला स्वीटनर है। मतलब कि स्वीटनर मतलब जो स्वाद में मीठा होता है ना, कैलोरी कम होती है इसके अंदर। स्थानीय लोगों को इस पौधे की अत्यधिक मीठी बेरियों के विषय में सदियों से जानकारी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्राजील प्रोटीन का पेटेंट ले लिया गया था, और इसके बाद ब्राजील के लिए अनुलेखन करने वाली जीन को पृथक करके उसका अनुक्रमण कर लिया गया, और उस पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट ले लिया। प्राचीन जीन को मक्का में स्थानांतरित करने का और उसे मक्का की गिरी में अभिव्यक्त करवाने का प्रस्ताव रखा गया। फिर इस गिरी से प्राचीन का निष्कर्षण किया जाएगा। इस विकास के चीनी की विशाल मात्राओं का निर्यात करने वाले देशों पर गंभीर निहितार्थ हो सकते थे। भारतीय संसद ने हाल ही में, ये इंपोर्टेंट लाइन है, भारतीय एकस्व विधेयक इंडियन पेटेंट बिल के दूसरे संशोधन को पारित कर दिया गया जो ऐसे मुद्दों को ध्यान में लेगा, ठीक है। और ये पूछा जाएगा बेटा इसमें कि भारतीय एकस्व विधेयक इंडियन पेटेंट बिल ने कौन सा संशोधन किया था, सेकंड अमेंडमेंट, दूसरा संशोधन किया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये सब बेटा लास्ट में केवल ऐसे एक्स्ट्रा भी देखना, जैसे अभी GEAC पता होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना, और भारतीय एकस्व विधेयक में कौन सा संशोधन हुआ हाल ही में, सेकंड अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। बाकी बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है, बायो पेटेंट क्या होता है, ये लास्ट में बस यही सब चीज़ें, बाकी कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं ऐसे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पोर्शन में। NCERT में हाईलाइट कर दिया ना आपने इनको। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आप जैसे पुराने 4, 5, 6, 7, 8 साल के पुराने पेपर देखोगे, है ना, और चलो आपको अपने सी सेक्शन में देख लेना, उसमें लगभग 2005 से बाद वाले क्वेश्चन तो दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बहुत कम संभावना होती है कि इस चैप्टर से प्रश्न एनिमल ब्रीडिंग के बाहर बनने की, मतलब कि पूरी प्रोबेबिलिटी यही कि यहीं से प्रश्न आता है। और अभी 4-5 साल में देखोगे ना, तो 4-5 साल में चैप्टर से प्रश्न एनिमल ब्रीडिंग के बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। बाकी की चीज़ें फिर वही बात है कि मतलब कि रटने वाली और समझने वाला कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा इसका समझने वाला पोर्शन है, तो इसको ध्यान से देखना बेटा एक बार। देखो पशु प्रजनन है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन एनिमल ब्रीडिंग से, बाकी वो फार्म वगैरह सब बाद में देखेंगे, पहले ये इम्पोर्टेंट होती है कि इसको पढ़ेंगे। एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है,
पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। पशु प्रजनन का लक्ष्य है पशुओं की उपज में वृद्धि की जाए, ठीक है, और इनके उत्पादों में वांछित गुणों में सुधार लाया जाए। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि जंतु प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग क्या है, एनिमल ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होता है पशु प्रजनन का, तो उसके लिए देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये 6 पॉइंट याद करना। क्या क्या पॉइंट है, एक तो क्वालिटी बढ़ानी है किसकी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है ना, क्वालिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक जो नस्ल है वो तैयार करनी है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक नस्ल तैयार करनी है। और एक जो पशु से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे मान लो कि कोई गाय या भैंस है, अगर आपसे आप लोगों को उस पशु से प्रोडक्ट जैसे 10 साल के लिए मिल रहा है, वो कि 10 साल के लिए हमें दूध वगैरह देगा, एक रफली बता रहा हूँ मैं, तो हमें उस प्रोडक्ट का जो मिलने का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, वो 10 नहीं, अब वो हमें 15 साल तक प्रोडक्ट देगा। तो उसके उत्पादकता की जो जीवन काल उसको बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक नस्ल हमें तैयार करनी है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ानी है, ये जंतु प्रजनन के उद्देश्य होते हैं। देखो इसमें उन्नत वृद्धि दर, एक तो ग्रोथ रेट बढ़ानी है, दूध मांस अंडे ऊन का उत्पादन बढ़ाना है। अब ये लिखा है ना बेटा, दूध मांस अंडे ऊन, ये जरूरी नहीं है याद करना, आप इतना सा लिख सकते हो कि उत्पाद का उत्पादन बढ़ाना है, मतलब कि क्वांटिटी बढ़ानी है, ठीक है बेटा। फिर आगे देखो यहाँ पर दूध मांस अंडे ऊन की उत्कृष्ट गुणवत्ता, मतलब कि जो उत्पाद है उसकी क्या करनी है, क्वालिटी को भी बढ़ाना है। विभिन्न रोगों से प्रतिरोधकता को बढ़ाना है ना, जैसे रेजिस्टेंस वैरायटी हमें बनानी है यहाँ पर। उत्पादकता जीवन को बढ़ाना है, इसका मतलब समझे, उत्पादकता जीवन को बढ़ाना है। जैसे मान लो कि अगर वो 5 साल के लिए प्रोडक्ट हमें दे रहा है, तो 5 नहीं अब 10 साल के लिए देगा, तो वो प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ानी है। और स्वीकृत जनन दर, मतलब कि इनके जो ब्रीडिंग रेट है, जनन दर रिप्रोडक्टिव रेट है, उसको भी बढ़ाना है। चलो बढ़ाओ मत, लेकिन कम से कम एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट तो करनी ही करनी चाहिए, ठीक है, स्वीकार्य होना चाहिए कि हाँ यहाँ तक हो गया, ठीक है। आगे देखो बेटा, नस्ल, नस्ल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रीड, नस्ल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रीड। देखो ब्रीड क्या होती है, ब्रीड एक ही जाति के जीवों का समूह होता है ना, एक ही जाति के जीवों का समूह है, लेकिन उसमें जो आप जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं कि उसकी बाह्य आकारिकी कैसी, उसकी बनावट कैसी, दिखने में कैसा वो पशु, तो वो अगर ऐसे जो लक्षणों में जो समानता दर्शाते हैं जंतु, उन जंतुओं के समूह को आप एक नस्ल कह सकते हैं जो एक ही जाति से संबंधित होते हैं। जैसे आप गाय और भैंस में देखो अलग अलग ब्रीड होती है, क्या स्पीसीज अलग अलग है उनकी, नहीं, स्पीसीज तो सेम है। अब एक स्पीसीज में मान लो कि 3 नस्ल हैं, तो एक नस्ल में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100 जंतु है, 100 एनिमल का ग्रुप है, 3 नस्ल है आपके पास में। अब वो जो 100 जंतुओं का समूह है ना, उनमें कोई कैरेक्टर का ऐसा पैटर्न है जो वो सारे 100 एनिमल उस पैटर्न से सिमिलरिटी शो करेंगे, तो आप उनको एक ब्रीड में रख सकते हैं। ऐसी जो दूसरी ब्रीड है और जो पहली ब्रीड है, वो दोनों आपस में लक्षणों में समान होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन उनकी प्रजाति कैसी है, एक ही है, प्रजाति एक ही है। समझे नहीं समझे बेटा? देखो यहाँ पर पशुओं के एक समूह को जो कि वंश द्वारा संबंधित होता है और अधिकांश लक्षण जैसे कि सामान्य दिखावट, विशेषता, आकार, संरूपण आदि में समान होता है, कहा जाता है कि वह एक नस्ल से संबंध रखता है। जीनस इनका एक ही होगा। समझ गए बेटा? अब आगे देखो पशु प्रजनन की विधियां, पहले इसको मैं एक बार रफली समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर अपन आगे देख लेंगे। यहाँ पे देखो प्रजनन, इसमें 2 प्रकार की मेथड है। एक है बेटा इसमें इनब्रीडिंग और दूसरी है यहाँ पर आउटब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग।
इनब्रीडिंग को अपन बोलते हैं अंतः प्रजनन, और आउटब्रीडिंग को अपन कहेंगे बहिः प्रजनन। ठीक है, दो प्रकार के मेथड है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। किसी ने शूज खोल रखे हैं तो बंद कर लो उनको, वापस से पहन लो। ये भी एक प्रकार का अन्याय है ऐसे। किसी ने बोल रखे हैं कि जूते वगैरह, अरे इसमें हाँ, इनब्रीडिंग देखो क्या होता है। अब इनब्रीडिंग में जैसे बेटा जाति यहाँ पर सेम होगी, है ना, समान जाति है, और इसमें जैसे मान लो कि नर और जो मादा पशु है, ठीक है, नर और मादा पशु इनके जो पूर्वज है, पूर्वज इनके 4 से 6 पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी तक समान होते हैं, उसको अंतः प्रजनन कहेंगे। अगर आपसे पूछे भाई अंतः प्रजनन क्या है, तो एक ही जाति और एक ही नस्ल, ठीक है, एक ही नस्ल के नर और मादा जीवों के बीच में मतलब कि प्रजनन, जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक समान होते हैं, उसको अंतः प्रजनन कहते हैं। समझ गए, उसको अंतः प्रजनन कहेंगे। अब जैसे मान लो बेटा अंतः प्रजनन में जो नर और मादा पशु है, इनके एंसेस्टर पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन है, ठीक है, 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन है। तो अगर अपन ऐसे कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाते हैं, तो कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाने से होमोजाइगोसिटी, हेटेरोजाइगोसिटी, किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, समयुग्मजता या विषमयुग्मजता। तो यहाँ पर समयुग्मजता, ये इंक्रीज होती है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी। समझ गए, होमोजाइगोसिटी कैसे इंक्रीज होगी? अरे जैसे मान लो कि आप मेंडल वाले में पढ़ते हो जेनेटिक्स में, कि उन्होंने जैसे ट्रू लाइन, जो प्योर लाइन प्राप्त करने के लिए इनब्रीडिंग करवाया था। तो इनब्रीडिंग में ये तो करवा रहे कि जिनमें एंसेस्टर कॉमन होता है, उसको इनब्रीडिंग कह रहे हैं अपन। ठीक है, अब जैसे मान लो निकट संबंधित जंतुओं में अगर अपन कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करवाएंगे, जैसे अभी मान लो कि इनका जीनोटाइप बेटा कुछ इस तरह से है, ठीक है, और अगर इनब्रीडिंग करवाते जाएंगे तो इनमें क्या प्रोजेनी इस तरह की नहीं आएगी, स्मॉल ए वाली। तो अब ये जो स्मॉल ए है, ये है बेटा समयुग्मजी अप्रभावी। तो इनमें कुछ ऐसे विकार होता है, ऐसे आनुवांशिक विकार होता है जो समयुग्मजी अप्रभावी होता है, ठीक है, और अप्रभावी अवस्था समयुग्मजी में आएगी तो वो विकार वहां पर प्रकट होगा, और उसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। तो अगर अंतः प्रजनन लगातार होता है तो उसकी वजह से जो उत्पादकता में कमी आएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसको अपन कहते हैं अंतः प्रजनन अवसादन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये होती है देखो इनब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग में क्या होता है? आउटब्रीडिंग में जो असंबंधित पशुओं में प्रजनन, ये आउटब्रीडिंग कहलाती है, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जैसे एक है बेटा यहाँ पर आउट क्रॉसिंग, देखो पहला टाइप है आउट क्रॉसिंग, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है बेटा इसमें क्रॉस ब्रीडिंग। पहले आउट क्रॉसिंग को समझ लेते हैं। आउट क्रॉसिंग में क्या होगा, यहाँ पर नस्ल तो बेटा समान होती है, ठीक है, लेकिन जो पूर्वज हैं वो 4 से 6 पीढ़ी तक समान नहीं होते। अरे यही तो फर्क है भाई। आप मुझे एक चीज बताओ कि इन ब्रीडिंग में और आउट क्रॉसिंग में क्या फर्क है? देखो इन ब्रीडिंग में भी नस्ल समान है, यहाँ पर भी नस्ल समान है। इन ब्रीडिंग के अंदर पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन है, और यहाँ पर जो एंसेस्टर है वो 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन है, नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आउट क्रॉसिंग होती है। समझे नहीं समझे? इसीलिए कहा जाता है कि अगर सतत अंतः प्रजनन से जो पशुओं में जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता, उसमें कमी आ जाएगी, उसको आप अंतः प्रजनन अवसादन कहोगे। तो अंतः प्रजनन अवसादन को दूर कैसे कर सकते हैं? तो एक बार में जो आउट क्रॉसिंग होती है, एक आउट क्रॉसिंग से अंतः प्रजनन अवसादन को दूर किया जा सकता है। ठीक है,
भाई नस्ल तो सेम है लेकिन एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो आउट क्रॉसिंग से अंतः प्रजनन अवसाधन दूर हो जाएगा। ये आउट क्रॉसिंग है। और दूसरा टाइप होता है बेटा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, अब क्रॉस ब्रीडिंग में यहाँ पर क्या होगा, नस्ल समान होती है ना, इसमें नस्लें समान नहीं है। और तीसरा टाइप होता है बेटा यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जाति असमान होती है। ठीक है, जाति ही असमान होती है, दो अलग अलग जातियों के बीच में जनन करवाएंगे। तो आप एक बात बताओ कि रफली आपको ये सब चीजें समझ में है कि किसमें क्या हो रहा है। तो पशु प्रजनन की मुख्यतः दो विधियां हैं बेटा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या करते हैं, इन ब्रीडिंग में एक ही नस्ल के उन दो पशुओं के बीच में समागम करवाते हैं जिनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन होते हैं। ठीक है, और इससे किस चीज को बढ़ावा मिलेगा, होमोजाइगोसिटी को। और आउट ब्रीडिंग में क्या होगा, इसमें असंबंधित पशुओं के बीच में जो प्रजनन है उसको आउट ब्रीडिंग कहेंगे। अब आप ये पूछो कि सर ये असंबंधित पशुओं का मतलब क्या हुआ। असंबंधित का मतलब 3 तरीके से है, या तो उनकी जाति अलग है तो असंबंधित है, तो उसको आप इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, या फिर मान लो जाति तो सेम है लेकिन नस्ल अलग अलग है, ठीक है, तो उसको आप क्रॉस ब्रीडिंग कहोगे। और या फिर मान लो कि नस्ल भी सेम है लेकिन उनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन नहीं होते हैं, तो उसको आप आउट क्रॉसिंग कह सकते हैं। बेसिकली चीजें समझने में आई। अब देखो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर अंत्य प्रजनन या इनब्रीडिंग, 4 से 6 पीढ़ियों तक एक ही नस्ल के अंदर अधिक निकटस्थ पशुओं के समागम अथवा संभोग कराने को अंत्य प्रजनन कहा जाता है। अब अंत्य प्रजनन कैसे करवाएंगे, तो एक ही नस्ल के उत्तम गुणवत्ता वाले नर व उत्तम गुणवत्ता वाली मादाओं की पहचान की जाती है। ठीक है, अब इसमें उत्तम गुण वाले नर और उत्तम गुण वाली मादा से क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उत्तम गुणवत्ता वाले नर व मादा की पहचान कर उन्हें समागम करवाया जाता है। उत्तम गुणवत्ता वाली मादा वह गाय अथवा भैंस है जो प्रति दुग्ध स्राव अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करती है, और उत्तम गुणवत्ता वाला नर वह नर है जो अन्य नरों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली संतान उत्पन्न करता है। अब ये हाईलाइट वाली चीजें पढ़ो। देखो, इनब्रीडिंग किसे कह रहे हैं, एक ही नस्ल के अंदर उन पशुओं के बीच में समागम जो 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन होते हैं। ठीक है, अब चलो ठीक है, ये लाइन हमें समझने में आ गई, लेकिन अब इसमें किस तरह से पशुओं का चयन करेंगे, तो एक ही नस्ल के उत्कृष्ट नस्ल वाले है ना, उत्कृष्ट या उत्तम गुणों वाले मेल और फीमेल का सिलेक्शन करेंगे। अब आपसे ये पूछे कि अगर जो एक बढ़िया क्वालिटी का मेल और फीमेल है उससे क्या तात्पर्य है, तो मतलब बेटर क्वालिटी में जो फीमेल की बात करें तो वह गाय और भैंस जो पर लैक्टेशन, प्रति दुग्ध स्राव का मतलब होता है पर लैक्टेशन, जो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है उसको अपन बेस्ट मान रहे हैं वहां पे। और मेल के कंपैरिजन में किसको मानेंगे, जो मतलब कि बढ़िया प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपन वहां पर बेस्ट मेल अपन कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आई। अंत्य प्रजनन से समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है, सही बात है बेटा। अतः यदि हम किसी पशु का शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अंत्य प्रजनन अनिवार्य है। मेंडल ने भी तो ऐसे ही किया था, इनब्रीडिंग ने तो किया था। अंत्य प्रजनन से हानिकारक अप्रभावी लक्षणों को भी प्रकट होने का अवसर मिल जाता है। बताओ, अगर समयुग्मजी जैसे अप्रभावी अवस्था अगर वहां पर आ गई तो जो ऐसे हार्मफुल कैरेक्टर्स होंगे वो बेटा अपीयर होंगे वहां पे, जिन्हें चुनाव की प्रक्रिया द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है ना, सिलेक्शन करके आप उनको हटा दोगे। कैसे, आपने क्या किया कि एक बढ़िया क्वालिटी का मेल और फीमेल का सिलेक्शन कर लिया, उनमें इनब्रीडिंग करवाई। अब उनके मान लो कि 2, 3 या 4 संतान हुई,
है ना। अब उन 4 संतान को जब ये एडल्ट होंगे तो फिर इनको अपन आगे इनब्रीडिंग में काम में लेंगे। अब इन 4 में से आपने ये देखा कि यार एक जो जैसे मान लो चारों फीमेल है या चारों मेल है, तो आपने ये चीज देखी उनके अंदर क्या इसमें लैक्टेशन कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा है। तो एक में लैक्टेशन कम है तो आपने क्या किया कि उसको आप वहां से हटा दोगे, अब उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे अपन। नहीं समझे? अरे जिसमें आपको अप्रभावी विकार दिखता है कि उसमें उत्पाद कम मिल रहा है, तो अगला जो अपन प्रजनन इनब्रीडिंग करवाएंगे तो उसमें उस पशु को सम्मिलित नहीं करेंगे। तभी तो ये कह रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इससे उत्तम जीनों के एकत्रीकरण और कम वांछित जीनों के उन्मूलन में मदद भी मिल जाती है। नहीं समझे? अब आप सिलेक्शन किसका करोगे? जो बेस्ट है उसका सिलेक्शन करोगे, ठीक है, और जो बेस्ट नहीं है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। अब जो बेस्ट है जिसका सिलेक्शन किया है उसी को तो आप प्रजनन में भाग ले रहे हो भाई, उसी को तो इन्वॉल्व कर रहे हैं ब्रीडिंग के अंदर, और उससे जो प्रोजेनी मिलेगी, उससे संतान मिलेगी, उससे उत्तम जीनों का समावेश होगा नहीं होगा। जो खराब जीन थी उसको तो आपने सिलेक्शन करके वहां से हटा दिया। इस कारण से इस प्रकार की पद्धति में जहां प्रत्येक चरण पर चुनाव होता है, अंतः प्रजनन जनसंख्या की उत्पादकता बढ़ती जाती है, अंतः प्रजात जनसंख्या की उत्पादकता बढ़ती जाती है, किंतु निरंतर अंतः प्रजनन करवाने पर विशेषकर निकटस्थ अंतः प्रजनन के मामले में सामान्यतः प्रजनन क्षमता घटती है और उत्पादकता में भी कमी आती है। इसे अंतः प्रजनन ह्रास कहा जाता है। जब भी इसके कारण समस्या होने लगे तो प्रजनन जनसंख्या के चुनिंदा पशुओं का संभोग उसी नस्ल के असंबंधित उत्तम पशुओं के साथ करवाया जाना चाहिए। इस लाइन का मतलब समझे कि उसी नस्ल के असंबंधित, अगर सेम ब्रीड है, बताओ सेम ब्रीड में 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है नहीं होता है, एक तो इनब्रीडिंग और एक आउटक्रॉसिंग। अगर वो संबंधित है तो इनब्रीडिंग होगा और संबंधित नहीं है तो आउटक्रॉसिंग होगा। इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, आगे अपन देखेंगे इसको। बेटा ये जो लिखा है ना मैंने अंतः प्रजनन ह्रास, इसका मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी नोट कर देता हूँ। इंग्लिश में इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, या फिर आप इसे अंतः प्रजनन अवसाद भी कहते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतः प्रजनन अवसाद भी कहते हैं। हाँ भाई बताओ, अब आपको इनब्रीडिंग वाली जो चीजें हैं समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? आ गई? आगे देखो फिर आगे बात करते हैं बेटा बही प्रजनन आउटब्रीडिंग। असंबंधित पशुओं के मध्य करवाए गए प्रजनन को बही प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। इसके टाइप देखो आगे। पहला है बेटा बही संकरण आउटक्रॉसिंग, एक ही नस्ल में पशुओं का संभोग करवाने की पद्धति है, बशर्ते उनकी वंशावलियों के दोनों ओर 4 से 6 पीढ़ियों तक में समान पूर्वज न हो, कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, नस्ल एक ही होनी चाहिए। इस प्रकार के संभोग से प्राप्त संतति को बही संकर या आउटक्रॉस कहते हैं, है ना। इंग्लिश में कहेंगे इसको आउटक्रॉस या बही संकर कहते हैं, ठीक है। जिन पशुओं में दुग्ध उत्पादन औसत से कम हो या जिन मांसदायी मवेशियों में वृद्धि दर औसत से कम हो, वे इस प्रकार के अन्य समस्या वाले पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रजनन विधि है। एक बार के बही संकरण ही अंतः प्रजनन ह्रास को दूर करने में सहायता करते हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कैसे हटाया जा सकता है? आउटक्रॉसिंग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता लगा कि कोई फीमेल मतलब कि पशु है और उसमें जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसकी मदर में तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस प्रोजेनी में दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो गई, ठीक है। तो अब आप ये चाहते हो यार कि इसकी जो संतान हो ना उसमें कम ना होनी चाहिए दुग्ध उत्पादन क्षमता, तो आप उस फीमेल जो पशु है उसका हाइब्रिडाइजेशन उसी नस्ल के असंबंधित पशु के साथ में करवाओगे तो उसकी जो प्रोजेनी होगी उसमें सुधार हो जाएगा। अरे उसमें खुद में थोड़ी होगा। अब आगे देखो संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? इस विधि में एक नस्ल के उत्तम नरों का संभोग किसी अन्य नस्ल की उत्तम मादाओं के साथ करवाया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो बेटा यहाँ पर
ये इंपॉर्टेंट है। हिसार डेल पंजाब में विकसित की गई भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास बीकानेरी एवीज भेड़ और मेरिनो रैम्स मेढ़ा या मेष के बीच संकरण करवाकर किया गया है, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है और ये पीएमटी में भी आया हुआ है, ठीक है। और ये पिछले से पिछले साल 2018 या 19 के अंदर है ना, ये स्टेटमेंट आया था बेटा यहाँ पर, ये वाला, ये भी पीएमटी में आया हुआ स्टेटमेंट 2018 के अंदर आया था ये, ठीक है। ये हानिकारक अप्रभावी लक्षणों को नहीं एक मिनट, इससे बिल्कुल नीचे वाला ये वाला, ये स्टेटमेंट आया था पीएमटी के अंदर 2018 के आसपास। आप तो 18, 19, 20, 21 4 साल के पेपर देख लो, है ना। 4 साल के पेपर में एनिमल ब्रीडिंग के बाहर कोई चीज़ें आई नहीं है और आएगी भी नहीं, आप तो इनको ढंग से पढ़ लो यहाँ पे। फिर आगे देखो बेटा, इसके बाद में ये हिसार डेल वाला बेटा इंपॉर्टेंट है। पंजाब में विकसित की गई भेड़ की एक नई नस्ल है जो बीकानेरी एवीज और मेरिनो रैम्स के बीच संकरण करवाकर बनाया गया है, ठीक है। बाकी और भी बेटा संकर नस्लें हैं तो आप इनको एक्स्ट्रा में लर्न कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में लर्न कर सकते हैं, जैसे करण स्विस, सुनंदिनी, करण फ्रीएस और फ्रीएस वाल। आपके बोटनी में आपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी होगी ना, उसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स अपने बताए होंगे जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, अपने नहीं है यहाँ पर ये एग्जांपल। हिसार डेल वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए तो मैंने एक्स्ट्रा बताया ही नहीं, ठीक है। जैसे सुनंदिनी, करण स्विस, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, इसका शॉर्ट नेम होता है बेटा एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूछा जा सकता है एनडीआरआई का पूरा नाम क्या है, तो ये यहाँ पर विकसित की गई थी, ठीक है। और जो सुनंदिनी नस्ल है ये केरल में बनाई गई है। करण फ्रीएस है, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में बनाई गई है, ठीक है। तो जो भी ये करण टर्म अगर उसके आगे लिखा हुआ है तो समझना ना कि वो एनडीआरआई के अंदर बनाई गई है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस विधि में दो भिन्न किंतु संबंधित प्रजातियों के नर व मादा पशुओं के बीच संभोग करवाया जाता है। इस मामले में संतति में दोनों ही पशुओं के वांछित गुण संयुक्त हो जाते हैं और इनका व्यावसायिक महत्व काफी होता है, जैसे कि खच्चर, गधे और घोड़ी के बीच का संकर होता है, जिसको वही है इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस के लिए इस तरह से ब्रीड ये बनाई गई है, ठीक है। बताओ भाई कोई डाउट है क्या इनमें? नहीं सर। एनिमल ब्रीडिंग समझने में आ गई ये वाली मेथड। अब आगे बात करते हैं नियंत्रित प्रजनन प्रयोग। नियंत्रित प्रजनन प्रयोग, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में दो एग्जांपल दे रखे हैं हमारे यहाँ पर, एक तो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखो इसको तो खैर मैं भी समझा रहा हूँ आगे, MOET को। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो आप जानते ही हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ह्यूमन में पढ़ा था ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। देखो इसमें क्या होगा कि जनक के रूप में चुने गए नर से वीर्य एकत्रित किया जाता है और उसे प्रजनक द्वारा चुनी गई मादा के प्रजनन पथ में प्रविष्ट करा दिया जाता है। मतलब कि जैसे जनक के रूप में चुना गया नर, जो यहाँ पर पेरेंट मेल कौन है ना, जैसे पेरेंट मेल का हमने सिलेक्शन किया कि पेरेंट मेल मानो कोई ब्रीड है कि ये पेरेंट मेल होगा, तो उसके सीमन को कलेक्ट करेंगे और फिर उसके सीमन को आर्टिफिशियली फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है आर्टिफिशियली। वीर्य को तुरंत ही प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसे हिमित करके बाद में प्रयोग किया जा सकता है। हिमित रूप में उसे दूर स्थान तक ले जाया जा सकता है जहां पर मादा को रखा गया है, ठीक है। जैसे निम्न ताप परिरक्षण की विधि में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करके निम्न तापमान -196 डिग्री सेल्सियस के कारण उसको हिमित करके रखा जा सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन ये नहीं होता है जो एनिमल
ब्रीडिंग वाले आते हैं ना कि जिसके पास एक सिलेंडर टाइप में होता है, लिक्विड नाइट्रोजन से भरा रहता है, उसमें टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होगा और इतने टेम्परेचर पर जो सीमन है उसको लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। बस ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन से सामान्य संभोग की कई समस्याओं के उन्मूलन में मदद मिलती है। प्राय कृत्रिम वीर्य सेचन करवाए जाने के बाद भी परिपक्व नर व मादा पशुओं के संकरण की सफलता दर काफी कम होती है। वो कुछ पशुओं के अंदर ऐसा होता ही है, तो बाद में भी वो कमी होगी। खैर आप ये बताओ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझने में आया? क्रायोप्रिजर्वेशन किस में करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक करेंगे। और बाकी ये पता लगी गया कि इसमें मतलब कि कर क्या रहे हैं कि जैसे पेरेंट मेल का सिलेक्शन किया, उसके सीमन को आर्टिफिशियली फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं। अब एमओईटी देखो बेटा, है ना, एमओईटी मेथड में क्या कर रहे हैं? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो एक्चुअल में ये पशुओं के झुंड सुधार में काम भी लिया जाता, पूरा हर्ड इंप्रूवमेंट करते हैं इसमें। एक बार समझना बेटा इसको, जैसे मान लो ये यहाँ पर सामान्य गाय है ना, नॉर्मल काऊ जो ऐसे घूमती रहती है ना, ये वो नॉर्मल काऊ है। 1 2 3 4 5 6 7 या 8 में नॉर्मल काऊ है, सामान्य गाय, जिनका प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कमजोर होते हैं। ठीक है, हमें हर्ड इंप्रूवमेंट करना है। और यहाँ पर एक ये उत्कृष्ट नस्ल की मादा है, ठीक है, जैसे साहिवाल का वो मान लो आप, सही बात है, साहिवाल ये एक उत्कृष्ट नस्ल की गाय है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे इसमें, ये जो उत्कृष्ट नस्ल की गाय है इसमें FSH समान हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, है ना, जो FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है इसमें फोलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा FSH। देखो वैसे तो ये जो फीमेल है वो प्रति चक्र 1 अंडा उत्सर्ग करती है पर साइकिल में, जो एस्ट्रस साइकिल होता है इनमें, तो एक साइकिल में 1 ही एग रिलीज करेगी। लेकिन हम इसको FSH लाइक हार्मोन से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अब ये 6 से 8 अंडे बनाती है एक अंडे के स्थान पर। ठीक है, 6 से 8 अंडे बनाएगी। अब या तो आप इसे नेचुरली इंसेमिनेट कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, या फिर कृत्रिम तरीके से। सामान्यतः प्रजनन की जो मतलब कि ये जो सफलता दर है उसको बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करवाया जाता है। तो अब क्या किया हमने यहाँ पर कि जैसे उत्कृष्ट नस्ल के नर से आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया। अब ये अंडे कैसे हो गए बेटा, यहाँ पर निषेचन हो गया इनका, है ना, अंडे निषेचित हो गए। अब क्या करेंगे, इन अंडों में परिवर्तन स्टार्ट होगा। तो जब ये परिवर्तन 8 से 32 कोशिकीय अवस्था, 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाएंगे, है ना, इन अंडों में भ्रूण परिवर्तन शुरू होगा और 8 से 32 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो इन अंडों को बाहर निकालते हैं बिना शल्य क्रिया के, बिना शल्य क्रिया के इनको बाहर निकाला जाता है। बिना किसी शल्य क्रिया के बाहर निकालेंगे, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करना है। तो ये जो 6 से 8 अंडे हैं जो अभी 8 से 32 कोशिकीय की अवस्था में रखे हुए हैं, ये भ्रूण है, इस भ्रूण को हम बाहर निकालेंगे। कितने भ्रूण है? 6 से 8 भ्रूण है। अब इन भ्रूण को इन सामान्य मादा के गर्भाशय में अंत स्थापित कर दिया जाता है। ये जो फीमेल है ना,
नॉर्मल काऊ है, इन नॉर्मल काऊ के गर्भाशय में इन्हें अंत स्थापित कर देंगे। अब ये जो नॉर्मल काऊ है, इनसे जो संतान होगी, है ना, इन नॉर्मल काऊ से जो संतान होगी, क्या वो नॉर्मल काऊ होगी? नहीं, इनसे जो संतान होगी वो कौन सी होगी? साहीवाल काऊ होगी, साहीवाल गाय। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखो एक साहीवाल गाय थी, ठीक है, और एक साहीवाल गाय से एक समय में एक ही साहीवाल गाय बनाई जा सकती है प्रजनन के द्वारा। लेकिन अगर ये मान लो कि हमारे पास में जैसे 8 सामान्य गाय है, तो एक बार की ब्रीडिंग में 8 साहीवाल काऊ हमने बना ली। यहाँ पर हर्ड इंप्रूवमेंट, पूरा झुंड में सुधार हो रहा है ना। चलो ये तो अभी एक स्टेप ही है। अब मुझे ये बताओ, जो ओरिजिनल साहीवाल काऊ थी जिसमें से आपने 6 से 8 अंडे जो दे रही है और उनको आपने बाहर निकाल लिया निषेचित अवस्था में, क्या उसमें गर्भधारण हुआ है? इसमें तो गर्भधारण नहीं हुआ। इसका मतलब वो जो मादा है, जो साहीवाल गाय जो ऊपर लिखी हुई है ना साइड में, जो मतलब कि यहाँ पर पेरेंट है, तो वो अब एक और चक्र के लिए तैयार हो जाती है। अब उसमें एक नया एक्स्ट्रा साइकिल फिर से चलेगा। अरे चलेगा नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं है। तो अब उसमें फिर से अपन FSH जैसे हार्मोन इंजेक्ट करेंगे, फिर से उसमें 6 से 8 अंडे बनेंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे, 8 से 32 कोशी की अवस्था में पहुंचेंगे और उनको निकाल करके फिर से अब अलग जो सामान्य गाय है, दूसरी 8 गायें हैं, उनके गर्भाशय में स्थापित करेंगे। तो एक समय में 1 से 16 मिल गई ना। ऐसे एक समय में पूरा झुंड सुधार, हर्ड इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इस मेथड से। तभी तो इसको कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो हमने मल्टीपल ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट किया और उससे मल्टीपल एम्ब्रियो बनेंगे और मल्टीपल एम्ब्रियो को फिर अपन ट्रांसफर कर रहे हैं। ये होती है बेटा NOET मेथड। बताओ समझे नहीं समझे? समझ गए? हाँ ध्यान दो बेटा, देखो इसमें यह झुंड सुधार में लाए जाने हेतु प्रयुक्त कार्यक्रमों में से एक है। इस विधि में गाय को FSH जैसी गतिविधि वाले हार्मोन दिए जाते हैं, जिससे पुटक का परिपक्वन प्रेरित होता है और सामान्यतः प्रति मासिक चक्र पर एक अंडा उत्पन्न होने के बजाय उच्च अंडोत्सर्ग होगा, जिसमें 6 से 8 अंडे मुक्त होते हैं। ठीक है, या तो पशु का संभोग किसी उत्कृष्ट बेल के साथ करवाया जाता है या फिर उसे कृत्रिम रूप से वीर्य सेचित कर दिया जाता है। तो 8 से 32 कोशी की अवस्था में पहुंचने पर निषेचित अंडों को शल्य क्रिया के बिना निकाल लिया जाता है और स्थापन्न माताओं में, मतलब कि जो सामान्य गायें हैं उनके लिए कह रहे हैं, तो उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। आनुवांशिक माता उच्च अंडोत्सर्ग के एक और चक्र के लिए उपलब्ध हो जाती है। इस प्रौद्योगिकी द्वारा गो पशुओं, भेड़, खरगोश, भैंस, घोड़ियों आदि में प्रदर्शित किया जा चुका है। कम समय में झुंड का आकार बढ़ाने के लिए उच्च दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को मादाओं और उच्च गुणवत्ता के मांस का उत्पादन देने वाले बैलों का प्रजनन सफलतापूर्वक करवाया जा चुका है। ठीक है, जैसे आपने उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल में देखा था ना कि किसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल कितने बना लिए गए हैं, है ना, कितनी डिजीज के लिए आपके पास में डिजीज मॉडल अवेलेबल है। ऐसे ये भी ध्यान रखना कि कितने MOET, जो ये MOET वो अभी तक किन पशुओं के ऊपर अप्लाई किया जा चुका है, जैसे कि गो पशुओं के ऊपर, भेड़, खरगोश, भैंस और घोड़ियों के ऊपर इसको अवेलेबल करवाया जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर डेयरी व किसानों को लाभान्वित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 6000 से अधिक कृत्रिम वीर्य सेचन या गर्भाधान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसी प्रकार के केंद्र भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, IJET नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इसको शॉर्ट में बेटा यहाँ पर IVRI बोलते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IJET नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हो गए। बताओ बेटा कोई डाउट है क्या इसमें? है ना, चलो यही तो काम की चीज थी इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, पहले तो जंतु प्रजनन उद्देश्य क्या है?
प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी बढ़ाना और उत्पादकता की जीवनकाल को बढ़ाना, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक आपको प्रोडक्ट मिले, ठीक है, और रोग प्रतिरोधक नस्लों का चयन करना, ठीक है, और जो एक जो जनन दर है ना, स्वीकार्य जनन दर या फिर जनन दर को बढ़ाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इन ब्रीडिंग में क्या करवा रहे हैं, इन ब्रीडिंग में एक ही नस्ल, एक ही जाति या अलग अलग नस्ल, उत्कृष्ट नर व मादा पशुओं की समूह क्रिया करवाते हैं, ठीक है, और उनके एंसेस्टर 4 से 6 पीढ़ी तक होने चाहिए, और इससे संयुक्तता को बढ़ावा मिलता है। इससे कुछ हानिकारक जीनें भी क्षति होंगी जिनको आप चयन करके हटा दोगे, और लाभदायक जीवों का भी इसमें समावेश होता है, उनका चयन अपन कर रहे हैं। जो लाभदायक उनका ही करेंगे, हानिकारक को वहां से हटा के जाएंगे। निरंतर अंतर प्रजनन से उत्पादकता बढ़ जाती है, जिसको अंतर प्रजनन अवसादन कहते हैं, और एक बार में अंतर प्रजनन अवसादन को दूर किया जा सकता है यदि हम कौन सी प्रजनन तकनीक को अप्लाई करेंगे, आउटब्रीडिंग को अप्लाई करेंगे, तो एक बार में दूर किया जा सकता है। आउटब्रीडिंग होती है असंबंधित पशुओं में प्रजनन, जैसे कि आउटक्रॉसिंग में एक ही नस्ल में करवाएंगे, लेकिन उनके एंसेस्टर 4 से 6 पीढ़ी तक कॉमन नहीं होने चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, उसमें नस्लें अलग अलग होती है, जैसे हिसार डेल, ठीक है, ब्रीड बनाई गई है ना पंजाब में, ठीक है, मेरिनो रैम्स, और इसके अलावा जैसे एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें जाति की अलग अलग होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप जानते ही हैं, ठीक है, कि जिसमें मतलब कि नर से सीमन को इकट्ठा करके आर्टिफिशियल एलिमेंट के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करते हैं, और उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखा जा सकता है -193 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और एमओईटी में क्या कर रहे हैं, झुंड सुधार के लिए, जैसे कोई उत्कृष्ट नस्ल की गाय है, ठीक है, और उसमें आप एफएसएच जैसे हार्मोन इंजेक्ट करेंगे, प्रति चक्र 1 अंडे की बजाय 6 से 8 अंडे देगी, जिनको निषेचन या तो प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से करवाएंगे। फिर बाद में 8 से 32 कोशी की अवस्था में बिना किसी शल्य क्रिया के उनको बाहर निकालते हैं, और फिर सामान्य मादाओं में उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे देखो बेटा, बी कीपिंग यहीं से ही पढ़ लेते हैं आगे। मधुमक्खी पालन क्या होता है, बी कीपिंग, जिसको एपीकल्चर भी कहते हैं बेटा, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों के रखरखाव को कहते हैं। यह एक प्राचीन कुटीर उद्योग है। शहद एक उच्च पोषक मूल्य वाला पदार्थ है, जो देशज चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में भी प्रयुक्त होता है। कई बार खांसी जुकाम वगैरह में भी अपन कहते हैं शहद वगैरह का बहुत जगह पर उल्लेख मिलता है। मधुमक्खियां मोम भी बनाती है, जिसके उद्योगों में कई उपयोग है, जैसे सौंदर्य प्रसाधन एवं विभिन्न प्रकार की पॉलिश के निर्माण में। शहद की बढ़ी हुई मांग ने बृहद स्तरीय मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है। ये सुस्थापित आय सृजक उद्योग बन चुका है, भले ही इसे लघु स्तर पर किया जाए फिर या फिर बृहद स्तर पर। मधुमक्खी पालन ऐसे किसी भी स्थान में किया जा सकता है जहां मधुमक्खियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगली झाड़ियों की चारागाहें, फलों के बगीचे और कृषि फसलें हो। मतलब ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करना चाहिए जहां पर उनको जो भोजन और पानी आस-पास में मिल रहा है, बहुत दूर तक इनको उड़ना ना पड़े, क्योंकि फिर इनके सिग्नल काम नहीं करता है, ठीक है। बताया था ना आपको, अगर मान लो मधुमक्खी जैसे 70 मीटर तक की डिस्टेंस पर इसको भोजन या पानी मिलता है, तो ये गोल गोल घूमने लग जाता है, ठीक है। फिर वो जो एक साउंड वेव की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, इनके छत्ते तक जाएगी और बाकी दूसरे सदस्य उसको पहचान करके वहां पर आ जाता है। या फिर अगर 70 से 75 से ज़्यादा मीटर की डिस्टेंस पर इनमें होता है भोजन या पानी का स्रोत, तो फिर ये 8 के आकार में नृत्य करते हैं, जिसको टेल वेगिंग डांस कहते हैं। धूम दोलनी गति ऐसे कुछ बोला जाता है, उसको टेल वेगिंग डांस कहता है, 8 के आकार का, और उसको भी रिकॉग्नाइज करके वहां पर मेंबर पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा दूर होता है तो ना तो ये जा पाएंगे ना रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, फिर आपको आर्टिफिशियली ही सारी चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मधुमक्खी पालन कई प्रजातियां उपलब्ध है, इनमें से सर्वाधिक सामान्य प्रजाति है बेटा एपिस इंडिका। मधुमक्खी के छत्तों को किसी के घर के आंगन में, घर के बरामदे में, यहाँ तक कि छत पर भी रखा जा सकता है। अधिक श्रम की आवश्यकता इनमें नहीं पड़ती है, ऐसे में लेबर लेकर भी पड़ती है, जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में करना पड़ता है ना, कि
यहाँ पर भाई अभी काम करके आए भैंस ने, फिर ओवर कर दिया, उठाओ उसको फिर से, ठीक है, फिर अब उसको उठाए इतनी देर में तीसरी वाली ने कर दिया, अब उसको उठाओ, सारे दिन मतलब व्यस्त रहो उसके अंदर। ऐसी चीज नहीं होती, ये सब कुछ अपने आप कर दी। ना तो आपको उनके लिए पानी रखना है, ना आपको उनके लिए ना कोई भोजन वहाँ पर रखना है ना, कुछ नहीं करना, ये सब कुछ अपने आप करेगी, तुम्हें तो पैसा कमा के देगी, ठीक है। आगे देखो सामान्य जातियाँ कौन कौन सी है। एपिस मेलिफेरा इटालियन मधुमक्खी, एपिस डोर्सेटा रोम मधुमक्खी, ये बड़ी वाली होती है ना जो बड़ी मधुमक्खी। चट्टानों पर पहाड़ियों पर जो छत्ता बनाती है। एपिस फ्लोरियल लिटिल मधुमक्खी और एपिस इंडिका ये इंडियन मधुमक्खी, भारतीय मक्खी होती है। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत सरल है, इसके लिए कुछ विशेष ज्ञान की आवश्यकता तो है ही, और ऐसे कई संगठन हैं जो मधुमक्खी पालन की शिक्षा देते हैं। देखो इनमें मतलब क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है इसको मधुमक्खी पालन करने के लिए। मधुमक्खी की प्रकृति व आदतों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर छत्ता रखा जाना चाहिए, ठीक है। मधुमक्खी दलों को पकड़ना और उन्हें छत्ते में रखना, और विभिन्न ऋतुओं में मधुमक्खी के छत्तों की देखरेख और शहद में मोम की संभाल एवं उनका संग्रहण, ये वो बेसिक पॉइंट है जो एपीकल्चर अपन करते हैं, उसके लिए एक बेसिक नॉलेज जो हमें होना चाहिए कि एक तो इनका जो नेचर है, इनकी जो हैबिटेट होती है मधुमक्खियाँ, वो हमें पता होना चाहिए, छत्ता कहाँ पर रखा जाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी उठा करके रख दिया, ठीक है, वहाँ पर मधुमक्खी आई नहीं रही है, या तुमने रख तो दिया फिर चली गई वापस लौट के भी है ना। कई बार होता है ना कि जैसे भाई हमने भी बढ़िया है ना जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी कर रहे हैं, और पड़ोसी की मुर्गी अंडे इधर देती है, खाना उधर खाती है, इस तरह की चीजें ना हो। तो मधुमक्खी दलों को पकड़ना, उन्हें छत्ते में रखना, मतलब ये बेसिक पॉइंट है जो पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा ये वाला है, यहाँ से आया हुआ प्रश्न भी रहेगी बहुत पहले। मधुमक्खी हमारी कई फसली प्रजातियों के परागण का कार्य भी करती है, जैसे कि सूरजमुखी, ब्रेसिका, सेब, नाशपाती आदि। इसको एंटोमोफिली है ना, जो आप ये पोलिनेशन वगैरह पढ़ते हो ना, जो कीट परागण कहता है, तो ये इस प्रकार से परागण का कार्य भी कर रही है, जैसे सूरजमुखी, ब्रेसिका, सेब, नाशपाती, इनके अंदर करती है। पुष्पन के समय के दौरान यदि फसलों के खेतों में मधुमक्खियों के छत्तों को रख दिया जाए तो परागण की कुशलता बढ़ जाती है और फसल एवं शहद दोनों की उपज में वृद्धि होती है। समझ गए। मधुमक्खी का सामाजिक संगठन, इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। मधुमक्खी बहुरूपी होती है बेटा, पॉलीमॉर्फिक, मतलब इसमें एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी है, जैसे एक तो मेल और फीमेल, और एक स्टेराइल फीमेल और होती है जिसको वर्कर कहते हैं। तो इसमें रानी, ड्रोन और श्रमिक मधुमक्खी सम्मिलित होते हैं। अब देखो रानी, ड्रोन, श्रमिक में रानी बड़े आकार की है और एक छत्ते में केवल एक रानी होती है। द्विगुणित जनन योग्य मादा है, ठीक है। पैर मजबूत, छत्ते में भ्रमण काम करने आते हैं, रॉयल जेली से पोषण प्राप्त करती है। डंक इसमें एब्सेंट होता है, डंक वक्रित रूपांतरित होकर अंडे देने वाला अंग अंडे निक्षेपक नाल बनाता है, मतलब इसमें डंक नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये निषेचित और अनिषेचित अंडे देती है। निषेचित अंडों से मादा बनती है और अनिषेचित अंडों से ड्रोन बनते हैं, जो आपने अनिषेक जनन में पढ़ लिया था। ड्रोन ये रानी से छोटे होते हैं, श्रमिक से बड़े होते हैं। एक छत्ते में 200 से 300 नर होंगे, ड्रोन होंगे इनमें। ये अगुणित जनन योग्य नर हैं। ड्रोन कोष्ठ में रहता है, डंक में मोम ग्रंथि का अभाव होता है इनमें, रानी को निषेचित करना इनका कार्य होगा, और अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा नर बनेंगे, बताया था ना पार्थेनोजेनेसिस में। श्रमिक देखो यहाँ पर सबसे छोटे आकार के हैं, संख्या में सबसे अधिक होंगे, आकार में छोटे, संख्या में सबसे ज्यादा। द्विगुणित बंदे मादा है, ठीक है, ये द्विगुणित बंदे मादा है जो संतति पैदा करने में अयोग्य होंगे, ठीक है। और उदर के शीर्ष पर डंक विष कोष के साथ पाया जाता है, मतलब इनमें डंक पाया जाएगा, ठीक है। श्रमिक कोष्ठ में रहते हैं, शरीर के शाखित रोम पर परागण चिपके रहते हैं, और पश्चपाद पर परागण थैलिया कोर्बिक्यूला पाया जाता है, जिसमें ये
मतलब जो भी नहीं जो इन फ्लावर से इनको जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको लेकर के छत्ते तक आते हैं ये। शहद एकत्रण, सुरक्षा, सफाई, छत्ते का तापक्रम बनाए रखना, ये क्या कार्य होगा? छत्ते का तापक्रम बनाए रखना। आपने देखा होगा कभी कि उसका एक फिक्स सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए लगातार छत्ते के ऊपर घूमते रहते हैं, ऐसे चलते रहेंगे उसके ऊपर, तो उससे हीट बनती है और उससे छत्ते का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन वहां पर रहता है। देखभाल, निर्माण, मरम्मत, सफाई व फेनर्स पर निर्भर करते हैं। जीवन काल 4 से 5 दिन है। ये सब चीजें आपको एक बार बस केवल जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही आपको पढ़ के जानी है ना, ज्यादा ऐसे नहीं डीप में आप लेके बैठे रहो मधुमक्खियों को। फिर आगे देखो, मेंडिकुलर ग्रंथि से रानी मधुमक्खी रानी रोधी पदार्थ या रानी रोधी फेरोमोन स्रावित करती है, जो श्रमिक मक्खियों को ब्रूड चैम्बर निर्माण व अंडाशय परिवर्तन को रोकती है। ये सारी चीजें पता मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है। मतलब कि जो निषेचित अंडे हैं उनसे श्रमिक भी बनते हैं और निषेचित अंडों से यहाँ पर रानी भी बनेगी। तो ये जो डिसीजन है वो यहाँ पर रानी मधुमक्खी लेती है। ड्रोन्स यहाँ पर नर मधुमक्खी है, ये अरेना टोकी वगैरह बताई दिया था। ड्रोन्स वर्जिन रानी होते हैं, नहीं गलत बात है ये तो ये स्टेटमेंट बेटा ऐसे होना चाहिए कि ड्रोन व वर्जिन रानी कामद उड़ान में भाग लेते हैं, है ना। कामद उड़ान को कहते हैं नक्टियल फ्लाइट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पर नक्टियल फ्लाइट। कामद उड़ान को कहते हैं। कामद उड़ान क्या होता है, जिसमें मतलब कि ये बहुत ऊंचाई तक उड़ता है और उसके बाद में जो ये रिप्रोडक्शन होता है, इनमें ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, वो हवा के अंदर ही होता है ना। उड़ते हुए ये रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको नक्टियल फ्लाइट बोलते हैं। मैथुन के पश्चात ड्रोन को छत्ते में वापस आने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि उसको आना या नहीं आना वो जो भी है रानी पर डिपेंड करेगा, वैसे उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद में। रानी शुक्राणुओं को सूत्रधानी में संचित करके सभी अंडों का निषेचन करने के लिए पर्याप्त होते हैं। निषेचित अंडों से मादाएं बनती है। श्रमिक बंदे मादाएं हैं। स्काउट मक्खी भोजन को तलाशती है। ये 2 प्रकार का नाच करती है, डांस। गोल नृत्य जब भोजन छत्ते से 75 मीटर की दूरी से कम में उपलब्ध होता है, लेस देन 75 मीटर से कम डिस्टेंस पर है तो ये राउंड डांस करेगी, गोल गोल घूमने लगेगी उसके ऊपर। और दुम दोलनी नृत्य जब भोजन छत्ते से अधिक दूरी पर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये जो टेल वेगिंग डांस है ना, 8 के आकार का, आठ आकार में करती है। रासायनिक संगठन इनका रहने दो, है ना, ये नहीं ध्यान रखना अपने केमिकल कंपोजिशन वगैरह। श्रमिक मधुमक्खियों की उदर ग्रंथियों से मोम श्रावित होता है, जो इनका बेटा प्राथमिक उत्पाद है। ध्यान रखना, मधुमक्खियों का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होगा, वैक्स, और सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है, शहद, ठीक है। अपने उच्च उत्पादन के लिए भारत में एपिस इंडिका की तुलना एपिस मेलिफेरा व्यावसायिक रूप से सामान्यतः पालन किया जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना, ये देखो यहाँ पर देखो कि मधुमक्खी पालन में जो सबसे सामान्य प्रजाति होती है वो एपिस इंडिका होती है ना। और अब देखो यहाँ पर अपन बता रहे हैं कि उच्च उत्पादन के कारण भारत में एपिस इंडिका की तुलना में एपिस मेलिफेरा व्यावसायिक रूप से सामान्यतः पालन किया जाता है। मतलब कि जो एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस से बात करते हैं तो इसको ज्यादा पाला जाएगा। मधुमक्खियों के कृत्रिम छत्ते क्या होती है, लकड़ी के बक्सों से बने होते हैं, जिनमें अंडे देने का एक बड़ा कक्ष होता है जो लकड़ी के मंच पर रखा होता है। इसके तल में एक द्वार या छिद्र होता है जो मधुमक्खियों के आने जाने के लिए रास्ता होता है।
षटकोशीय छाप वाले मोम की परतों से लेपित कई चोक के अंदर रखी जाती है और प्रत्येक मोम की परत जिसे मधुकोश आधारशिला कहा जाता है अपने दोनों ओर मधुकोश बनाने के लिए मधुमक्खियों को आधारशिला प्रदान करती है। कुछ ही ध्यान नहीं रखना, बस केवल एक पॉइंट ध्यान रखना कि मधुमक्खियों की जो कृत्रिम छत्ते हैं वो लकड़ी के बक्सों से बने होते हैं। बाकी ये भी एक्स्ट्रा में ही पढ़ना आप लोगों को। कृत्रिम हो रहा है ना, दिमाग है ना उतना ही काम में लिया करो, एक्सेस में ना मत लिया करो क्योंकि नहीं है अपने अंदर। ठीक है, फिर आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फिशरीज, मत्स्यिकी। अरे पागल है मत्स्यिकी या फिशरीज। मत्स्यिकी एक ऐसा उद्योग है जिसमें मछली, सीप, जीवों, सेलफिश व अन्य जलीय जंतुओं को पकड़ने, उनका प्रसंस्करण करने और उनके बेचने से संबंधित होती है, उसको फिशरी कहते हैं, है ना। फिशरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, मछली, सीपदार जीव जो शेलफिश होता है ना, मोलस्कन है ना, मोलस्कन जो होता है जैसे पाइला और ये यूनो वगैरह उनको इंक्लूड करता है। और जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि ये प्रॉन वगैरह, आर्थ्रोपोडन्स, क्रस्टेशियंस वगैरह होता है, तो उनको पकड़ने, उनका प्रसंस्करण करने, प्रोसेसिंग करने और उनको बेचने से संबंधित होती है, उसको फिशरी कहता है। तीन चीजें होती है फिशरी, एक्वाकल्चर और एक पिसिकल्चर, है ना। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना ये जो डेफिनेशन बताएंगे ये फिशरी की डेफिनेशन है। आगे देखो हमारी जनसंख्या का एक विशाल अंश मछलियां, मछलियों के उत्पाद, अन्य जलीय जंतु, झींगा मछली, केकड़े, समुद्री झींगे, इनको रहने दो, भोजन के लिए प्रयुक्त। हाँ, मीठे पानी की कुछ बेहद आम मछलियां हैं जैसे कतला, रोहू और कॉमन कार्प, इम्पोर्टेंट है ये। और भोजन के रूप में प्रयुक्त कुछ लोकप्रिय समुद्री मछलियां, जैसे हिल्सा, सेड्राइन, मैक्रेल और पॉम्फ्रेट, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ पर ये जो लाइनें मैंने बताई है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है। और इनमें से ये जो पॉम्फ्रेट है ये आरबीएमटी में पहले आया था ये प्रश्न, और इसमें ये पूछा था कि भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली मछली। सर्वाधिक खाई जाने वाली मछली पॉम्फ्रेट होती है ना। ये आया हुआ प्रश्न है, इनके एग्जांपल आपको याद करना है कि एक तो फ्रेश वाटर में और एक मरीन वाटर में जो कौन कौन सी फिश इंपॉर्टेंट होती है वो पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा इसमें एक्वाकल्चर, जल कृषि के अंतर्गत छोटी व बड़ी जल राशियों के उचित उपयोग द्वारा उपयोगी जलीय पौधे, जंतु जैसे कि मछलियाँ, झींगा मछली, समुद्री झींगा, केकड़े, मोलस्का उत्पादन शामिल होता है। और मत्स्य पालन मत्स्य पालन पिसिकल्चर मछलियों के उत्पादन को कहा जाता है। देखो सुनो बेटा, एक्वाकल्चर में और पिसिकल्चर और फिशरीज में क्या फर्क होता है। एक्वाकल्चर में तो देखो, एक्वाकल्चर में जो ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे अपन इसमें, मतलब जंतु और पादप दोनों को, एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट, इन दोनों को इंक्लूड किया जाता है ना। एक्वाकल्चर होता है ना जल कृषि, तो एक्वाकल्चर में दोनों चीजें इंक्लूड की जाती है, मतलब कि जलीय पौधे और जलीय जंतु दोनों को। अब जलीय जंतु में जो भी काम की होता है ना, जैसे प्रॉन, श्रिम्प वगैरह, मछलियां वगैरह, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड होगी। और जो पिसिकल्चर होती है, मत्स्य पालन, ये केवल मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। तो तीन चीजें होगी अपने पास में, फिशरी, मत्स्य पालन, इंग्लिश में नाम ध्यान रखो, फिशरी, पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर। तो पिसिकल्चर केवल मछलियों के उत्पादन से संबंधित है, और एक्वाकल्चर में जो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। और फिशरीज के अंदर तो फिर उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर आगे शार्क की त्वचा को सागरीन कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको मैंने उसमें बताया हुआ है।
मतलब जो एनिमल किंगडम के अंदर लिखा है, तो मैंने ये आपको सैग्रीन चित्र वगैरह बनवाए और एक इजिन ग्लास वगैरह है ना, सैग्रीन जो इसकी शार्क की खुरदरी त्वचा को कहते हैं जो पॉलिश करने में काम आती है। इजिन ग्लास ये एक जिलेटिनस पदार्थ है जिसे पर्च, भारतीय सालमन व कैटफिश के वायु आशय से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग विशेष प्रकार की सीमेंट, वाइन, बियर के शुद्धिकरण में करते हैं। ये भी आपको बताएं कि इजिन ग्लास जो ये होते हैं ना अपने अस्थिल मछलियां, तो अस्थिल मछलियों के वायु आशय से प्राप्त होती है, उपास्थल में नहीं मिलेगा ये, है ना। ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है बेटा इजिन ग्लास। शार्क लीवर ऑयल व कोड लीवर ऑयल विटामिन ए व विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। ये भी आपको शायद उसमें सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर वहां पर बताया हुआ है ये सारी चीजें। मछली उत्पादन के विकास को नीली क्रांति कहा जाता है। मतलब कि अगर ब्लू रिवॉल्यूशन पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो आप मछली के उत्पादन से संबंधित बताओगे। ठीक है, देखो ये दो चीजें बेटा इसमें हो रहा है, एक तो कैप्चर फिशरी और एक कल्चर फिशरी है ना। ये दो चीजें और देखो इसके अंदर। मत्स्य संवर्धन में टैंक में तालाब में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ये तो है बेटा यहाँ पर कल्चर फिशरी। और कैप्चर फिशरी में इनको उत्पन्न किए बिना मछली को पकड़ने का प्रबंधन किया जाता है। जैसे एक तो ये ऊपर लिखा है ना मत्स्य संवर्धन। मत्स्य संवर्धन में तो जैसे अपन है ना ये को टैंक, तालाब वगैरह से बनाते हैं, ठीक है, और उनमें पहले इसको पालेंगे मछलियों को, फिर बाद में पकड़ते हैं, वो तो मत्स्य संवर्धन होता है। इसको आप मतलब कि फिशरी कल्चर भी कहते हो। ये देखो ये जो ये वाले पॉइंट जो ऊपर लिखी गई है, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पर दिया गया है, नीचे अभी पढ़ाऊंगा मैं। मत्स्य संवर्धन को आप कल्चर फिशरी कहते हैं। तो कल्चर फिशरी में आप पहले जो ये तालाब, टैंक, पोंड वगैरह से बनाते हैं, उनमें पहले इनको पालते हैं, उसके बाद में उसको पकड़ते हैं। और जबकि जो कैप्चर फिशरी होती है ना, तो कैप्चर फिशरी में इनको पालते नहीं है। जैसे ये नदियाँ वगैरह नहीं होती जो प्राकृतिक तरीके से है, ये मछुआरे वगैरह समुद्र में या नदियों में जाकर के इनको पकड़ते हैं, वो कैप्चर फिशरी होती है। तो कल्चर फिशरी, कैप्चर फिशरी में क्या फर्क है? कल्चर फिशरी में पहले इनको पालते हैं फिर पकड़ते हैं, और कैप्चर फिशरी में पालते नहीं है, इनको पकड़ा जाता है। जैसे ये प्राकृतिक जो नदियाँ, समुद्र वगैरह होते हैं वहां पर से। फिर आगे देखो, ये संवर्धन मत्स्य की क्या है, इस विधि में नर व मादा प्रजनक मछली में पीयूष ग्रंथि का हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, ताकि पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसकी तरह हार्मोन है जो जनन की क्रिया को बढ़ाता है, ऐसा हार्मोन इंजेक्ट करेंगे। दो नर व एक मादा को प्रजनन हैपा में रखा जाता है। प्रजनन हैपा क्या होता है? प्रजनन हैपा मतलब एक जैसे ये 4 बांस की ऐसे लकड़ियां होती है, ठीक है, इस तरह से एक फ्रेम बना लेते हैं, और इस फ्रेम के चारों तरफ एक कपड़ा यहाँ पर बांधा जाता है। एक मसलिन क्लॉथ होता है ना, सूती कपड़ा होता है, उस तरह से एक मसलिन क्लॉथ यहाँ पर बांध देते हैं। तो ऐसे एक मतलब ये मान लो आप जिसको जो प्रजनन हैपा कह रहे हैं, ये मतलब पूरा ऐसे एक फ्रेम के चारों तरफ जैसे कपड़ा बंधा हुआ है। अब उस कपड़े के अंदर अपन ने मछलियों को रखा, ठीक है। अब इस जो प्रजनन हैपा नहीं, ये जो फ्रेम दिख रही है, इस फ्रेम को ऐसे कैसे अपन उस टैंक में या तालाब में रख देंगे। अब उसमें पानी तो रहेगा ही, अब वो प्रजनन करेंगे और अंडे देंगे। अब एक तो क्या होगा कि इसका देखो, ये प्रजनन हैपा रखने का मतलब यही होता है कि जैसे आप उसको जब बाहर निकालोगे तो एक एक एग को आप वहां से छांट सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उस टैंक में ढूंढते रहो कि अंडे कहाँ पर गए। और वो छोटा सा जो प्रजनन हैपा है, उसके अंदर ही वो सारे अंडे वहीं पर रहेंगे। तो प्रजनन हैपा क्या होता है? ये बांस व क्लोथ का एक पात्र है, ठीक है, बांस व क्लोथ का एक पात्र होता है। ये सरफेस नहीं पड़ना है बेटा इसमें। और 3 से 6 घंटे में स्पाउनिंग हो जाती है। स्पाउनिंग का मतलब क्या होता है? मैथुन क्रिया। निषेचित अंडों को निकालकर प्रस्फुटन ताल में रखते हैं। ये अलग अलग पोंड बना करके रखते हैं अपन। जैसे पहले प्रजनन हैपा में इनमें ब्रीडिंग हुई, अंडे दिए,
अब उन अंडों को निकाल करके एक अलग तालाब में रखेंगे, अलग अलग ऐसे हमने पानी के चैम्बर बना रखे हैं, उसको प्रस्फुटन ताल कहते हैं। 15 से 18 घंटे के अंदर इसमें प्रस्फुटन होता है, हैचिंग होती है, इसको हैचरी पॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में। हैचिंग होगी, अंडों से जो न्यू बॉर्न यहाँ पर बाहर आएंगे, प्रस्फुटित को ग्लास जार हैचरीज में रखते हैं। मतलब अब जो प्रस्फुटन होने के बाद में जो नवजात बाहर आए ना, अब उनको निकाल करके फिर अलग तालाब के अंदर रखा जाएगा। तीसरे दिन मुख का निर्माण होता है। नवीन मछलियों को फ्राई कहते हैं, जो नई मछलियां बनी है उनको क्या कहेंगे, फ्राई कहते हैं। इन्हें 3 महीने तक तालाब में पाला जाता है। ये वृद्धि करके 4 से 6 इंच के फिंगरलिंग्स बन जाते हैं। जो नई मछलियां बनी है ना, जो हैचिंग हुई है, उनको तो आप फ्राई कह रहे हो, और फिर जब ये इनकी साइज बढ़ेगी तो 4 से 6 इंच के साइज के हो जाएंगे, तब इनको फिंगरलिंग्स बोलते हैं। फिंगरलिंग्स को तालाब में रखा जाता है जहां पर ये वृद्धि करके पर्याप्त आकार ले लेती है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर कल्चर फिशरी। तो कल्चर फिशरी में देखो क्या कर रहे हैं, कल्चर फिशरी में जैसे 2 नर और 1 मादा मछली को एक प्रजनन हैपा में रखेंगे। प्रजनन हैपा क्या है, एक बांस का बना हुआ एक फ्रेम है, उस फ्रेम के चारों तरफ कपड़ा बंधा हुआ रहता है। ठीक है, अब उस प्रजनन हेपा को उठा करके आप ऐसे कैसे किसी तालाब में रख सकते हैं पानी के अंदर। तो अब जो ये नर और मादा मछलियां हैं उसमें वो स्पावनिंग करती है, मैथुन क्रिया करती है, और उसमें निषेचित अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, अंडे देने के बाद में इसीलिए वो प्रजनन हेपा आप रख रहे हो, तो बहुत बड़ा तालाब, उसमें ढूंढो अब एग कहाँ गए, आपने छोटा सा कंटेनर बनाया केवल, अब उस कपड़े में उन अंडों को आसानी से निकाला जा सकता है। उन अंडों को वहां से हटा करके अब एक प्रस्फुटन ताल हैचरी पॉन्ड में रखेंगे। उस तालाब का नाम है हैचरी पॉन्ड, जहां पर अंडों की हैचिंग होती है। हैचिंग होने के बाद में उनमें से जो मछलियां बाहर निकलेंगी उनको फ्राई कहेंगे। अब इन फ्राई को मतलब वही पालन पोषण जो सरोवर होता है जहां पर इनको पाला पोसा जाता है, उस तालाब में रखा जाएगा जहां पर ये साइज इनका ग्रो करेगा और 4 से 6 इंच का इनका साइज हो जाएगा। अब इनको फिंगरलिंग्स बोलेंगे। फिंगरलिंग्स को फिर बाद में जो एक ग्रोथ पॉन्ड में रखा जाएगा जहां पर इनका प्रॉपर जो साइज होता है ना, जैसे वास्तव में आकार इनका कितना है उतना आकार ये प्राप्त कर लेते हैं वहां पे। सरोवर के प्रकार, संवर्धन सरोवर नर्सरी पॉन्ड, देखो इसमें फ्राई मछलियों को रखेंगे। पालन पोषण का सरोवर रियरिंग पॉन्ड, इसमें जो फ्राई को रखा जाता है जहाँ पर ये फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर स्टोकिंग पॉन्ड में तब रखते हैं जब इनका साइज एक्यूरेट हो जाता है। समझने में ये 3 प्रकार के जो पॉन्ड क्या होते हैं। और ये कल्चर फिशरी समझने में आई है ना, ये एक्स्ट्रा में देखनी है बेटा। आगे देखो फिर यहाँ पर एक बेटा ये कंपोजिट मछली संवर्धन में विभिन्न जाति की मछलियों को जैसे कतला, रोहू, मृगल को एक साथ संवर्धित किया जाता है। ठीक है, ये आगे यहाँ पर भी आ रहा है कंपोजिट कल्चर। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ये वाला बहुसस्यल सम्मिश्र सस्यम या पॉलीकल्चर या कंपोजिट कल्चर। अगर आपसे पूछा जाए कंपोजिट कल्चर क्या होता है, तो कंपोजिट कल्चर का मतलब है जिसमें आप एक से ज्यादा जातियों की या एक से अलग प्रकार की जातियों की मछलियों को एक साथ संवर्धन कराते हैं, उसको कंपोजिट कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि A, B, C ये 3 प्रजातियां हैं। अब या तो तीनों प्रजातियों को हम अलग अलग पॉन्ड में पालें, तो उसके लिए हमें पॉन्ड अलग अलग चाहिए, जो तालाब वगैरह अलग चाहिए। और अगर हम इन तीनों मछलियों को एक ही तालाब में पालते हैं तो उसको अपन कंपोजिट फिशरी कहते हैं। अब कंपोजिट फिशरी में ये जो मैंने A, B, C 3 जातियां पाली है ना, इन जातियों का जो चयन किया जाता है वो भोजन के आधार पर किया जाता है कि A, B, C जो 3 जातियां हैं, इन तीनों जातियों का जो भोजन स्वभाव वो अलग अलग होना चाहिए, सेम फूड नहीं होना चाहिए। एक ही भोजन होगा तो इनमें कंपटीशन होगा और ये एक दूसरे को मार देगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है इसमें। कंपोजिट कल्चर में क्या है, ये विभिन्न मछलियों का पालन साथ साथ करने की पद्धति है। कार्प मछलियां जैसे कतला, लेबियो रोहिता, ठीक है, मृगल और लेबियो कैलबासु हमारे देश में सामान्यतः आमतौर पर एक साथ पाली जाती है। पॉलीकल्चर में मछलियों का चयन भोजन के स्वभाव के आधार पर होता है ताकि इनमें भोजन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। ठीक है, फूड के लिए कोई इनमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उसको कंपोजिट कल्चर बोला जाता है। आपको केवल लास्ट वाली लाइन को
ध्यान रखना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर ऐसे बाय द वे एग्जांपल पूछे ना कि कंपोजिट कल्चर में कौन कौन सी मछलियां पाली जाती है, तो आप ये बता सकते हैं कतला हो गई, रोहू हो गई, मृगल हो गई और कैलबास हो गई। ये ऊपर देखो यहाँ पर भी यही लिखा है, कतला, रोहू, मृगल, है ना, इनको एक साथ पाला जाता है। ये कंपोजिट फिशरी होती है। समझने में आई बेटा यहाँ पर? रेशम कीट पालन एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, पैकेज में दे रखा है। थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लो। सेरीकल्चर क्या चीज है? रेशम कीट पालन, रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन व प्रजनन तथा प्रबंधन रेशम कीट पालन कहलाता है। भारत में रेशम की 4 जातियां हैं। एक तो मलबरी, टसर, एरी, मूंगा, है ना, 4 प्रजातियां होती है। हमारे देश में रेशम का उत्पादन प्राचीन समय से चला आ रहा है। विश्व में भारत का रेशम में उत्पादन में 3रा स्थान है। ठीक है। रेशम के 2 प्रकार होते हैं बेटा, एक है सहतूती रेशम या उत्पादित रेशम और दूसरा गैर सहतूती रेशम या फिर जंगली या प्राकृतिक रेशम। सहतूती रेशम किसे कहेंगे? जो मतलब जो होता है ना मलबरी, सहतूत का जो प्लांट होता है ना, तो जो इनका रेशम कीट है वो सहतूत के पौधे पर ही मतलब उसकी पत्तियों को खाता है, उसी के ऊपर अंडे देता है, वहीं पर ही लार्वा बनेगा और उसी से आप रेशम प्राप्त करते हैं। जो सहतूत के पेड़ पर रहता है उसको सहतूती रेशम कहेंगे। और गैर सहतूती रेशम जो सहतूत के प्लांट, जो मलबरी प्लांट है, उसके अदर प्लांट पर जो आप मतलब कल्चरिंग कराते हो उसको फिर नॉन मलबरी सिल्क बोला जाता है। तो 2 ही सिल्क होते हैं, एक मलबरी सिल्क होता है और एक नॉन मलबरी सिल्क होता है। ठीक है। मलबरी सिल्क जो मलबरी प्लांट पर मिलेगा और नॉन मलबरी सिल्क जो मलबरी प्लांट पर नहीं मिलते हैं, अदर प्लांट्स के ऊपर मिलते हैं, उनको कहता है। ये सब रहने दो बेटा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे इनमें। आजकल कृषक रेशम कोकून का उत्पादन 3 गुना कर पा रहे हैं जितना वे 10 वर्ष पूर्व करते थे। रेशम कृमि कोकून की प्रति वर्ष, 1 मिनट, रेशम कृमि कोकून की प्रति वर्ष उत्पन्न फसल की संख्या पर निर्भर करता है। इनको एक प्रज, द्विप्रज और बहुप्रज कहा जाता है ना। जैसे मोनोवोल्टाइन, डाइवोल्टाइन और पॉलीवोल्टाइन या मल्टीवोल्टाइन। देखो ये एक प्रज, द्विप्रज और बहुप्रज का मतलब ये है कि एक साल में मतलब एक बार कोकून मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, 2 से ज्यादा बार कोकून मिलेंगे, तो उसको अपन ये एक प्रज, द्विप्रज या बहुप्रज कहते हैं। ठीक है। मलबरी रेशम कीट का पालन कैसे होता है? तो रेशम मोत में जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे अंडे, अंडे से निकलेगा लार्वा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से फिर बाद में वयस्क बनेगा। पता है ये चीज है ना, उसमें आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो अपन ने कायांतरण मेटामॉर्फोसिस बताया था, उसके अंदर ये सारी चीजें वहां पर बताई हुई है। अंडे वगैरह ये रहने दो, सीधा कोकून निर्माण पर आ जाओ। फिर यहाँ पे कोकून फॉर्मेशन, कोकून में 2 जोड़ी ग्रंथि बनती है। इन ग्रंथि से प्रोटीन में पदार्थ फाइब्रोइन तरल का श्रावण होता है। फाइब्रोइन ये तो प्रोटीन होती है रेशम के अंदर। ठीक है। फाइब्रोइन तरल का श्रावण होता है। इसे काटने वाला अंग स्पिनरेट कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर दोहरा तंतु बनाता है। दूसरी जोड़ी की ग्रंथि से चिपचिपा पदार्थ सेरिसीन स्रावित होता है। ये दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार तंतु की लंबाई 600 से 900 मीटर होती है। कोकून निर्माण के पश्चात लार्वा 10 से 15 दिन तक असक्रिय बना रहता है। ठीक है। वह प्यूपा या क्राइसैलिस में बदल जाता है। उबलते हुए जल या भाप में कोकून को डालने पर इसके अंदर का लार्वा मर जाता है। मतलब ये देखो ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। एक बार ये वैसे जनरली क्वेश्चन पूछा गया था कि रेशम का जो रेशम को कहाँ से प्राप्त करता है ना, नर रेशम कीट से, मादा रेशम कीट से, तो दोनों से नहीं होता है, ये इनके लार्वा से बनता है। लार्वा चाहे कोई सा भी हो, नर लार्वा हो या मादा लार्वा हो, कोई सा भी लार्वा अवस्था हो, लार्वा से बनेगा, कभी भी एडल्ट से नहीं बनता है। एडल्ट जो रेशम कीट होते हैं ना उनसे नहीं बनेगा। तो इनका लार्वा क्या करता है, इनका लार्वा उसमें 2 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। तो जो एक जोड़ी ग्रंथि मतलब कि 1 जोड़ी मतलब कि 2 ग्रंथियां, 2 जोड़ी मतलब 4 ग्रंथियां, है ना।
तो एक जोड़ी ग्रंथि में दो ग्रंथि है, तो दोनों ग्रंथि एक तरल श्रावित कर रही है जो हवा के संपर्क में आने पर थ्रेड या फाइबर में बदल जाता है, धागे में बदल जाता है, और वो अपने धागे को ऐसे चारों तरफ लिपेटते रहता है। ठीक है, तो दो थ्रेड लिपेट रहे ना, अरे दो धागों को चारों तरफ लपेट रहा है, और जो दूसरी जोड़ी ग्रंथि है वो एक चिपचिपा पदार्थ बना रही है जो उन दोनों धागों को क्या करती है, आपस में जोड़ता जाती है। तो जैसे वो लार्वा अपने चारों तरफ ये जो धागे रेशम के लपेटता रहता है उसको अपन कहते हैं कोकून। ठीक है, उसके अंदर क्या है, लार्वा है, और अब इसको पूरी संरचना को क्या कहते थे अपन, प्यूपा। इस पूरी संरचना को प्यूपा कह देते हैं अपन। तो अब ये जो लार्वा है वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। जब लार्वा सक्रिय अवस्था में आता है तो वो जो रेशम के धागे चारों तरफ लपेटे हैं उनको तोड़ करके वो बाहर निकल जाता है, और अब वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए जो कोकून है उसको क्या करते हैं, वहां पर उबलते हुए गर्म पानी में डाला जाता है, अंदर का लार्वा मर जाएगा, और फिर जो वो धागा चारों तरफ लपेटा हुआ रहता है उसको फिर वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो गोंद रहित करना। अब देखो गोंद डीगमिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो धागे आपस में गोंद जैसे पदार्थ से चिपके हुए रहते हैं, तो हमें उस गोंद जैसे पदार्थ को हटाना है, उस प्रक्रिया को अपन डीगमिंग कहते हैं, गोंद रहित करना कहलाता है। रेशम कीट के सामान्य रोग पेब्रिन है जो नोसेमा बोम्बिक्स प्रोटोजोआ से होता है, मस्कार्डिन स्पाइकेरिया कवक से होता है, जबकि बोट्राइटिस व फ्लेचरी विषाणु से होता है। देखो वैसे तो ये सारे डिजीज ही देखने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो आपको ये जो एक लाइन हाईलाइट की है इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे पेब्रिन नामक जो रोग है वो रेशम कीट में होगा, जो एक प्रोटोजोआ डिजीज है, नोसेमा बोम्बिक्स प्रोटोजोआ की वजह से होगा। ये यहाँ पर सेरिकल्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, यस सर। सुनो, देखो आपको ये लग रहा होगा कि भाई देखो इसमें